हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट रिवीजन लेक्चर तक अपन ने डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट इन दोनों चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया था। आज अपन करने वाले हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन और सिक्योरिटी एनालिसिस। इन दोनों चैप्टर का रिवीजन आज के रिवीजन लेक्चर में अपन करेंगे। तो सबसे पहले सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर का अपन रिवीजन करते हैं। सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में देखो, ये चैप्टर में आप क्या सीखते हो कि जो कंपनी के स्टॉक्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वास्तव में वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक फेयर वैल्यू हम पता करना इसमें सीखेंगे। तो ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको मैं प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स सिखाऊंगा, कुछ जो आप इंटरमीडिएट लेवल पर भी एफएम में सीख चुके होंगे। प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक क्या क्या होती हैं, क्योंकि अगर एक बार ये आपको क्लियर हो गई ना तो इस चैप्टर में फिर कुछ भी नहीं बचता है। सारा का सारा प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक के बेस पर ही सारे फॉर्मूलाज बनते हैं। आपको फॉर्मूलाज याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स आती हैं तो। और ये ऑलरेडी आप इंटर में पढ़ चुके हो, बस उन्हीं कंसेप्ट्स को अपन रिवाइज करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज समझो, अगर आज आपके पास 100 रुपए हैं और आप उसे बैंक में डिपॉजिट कराते हो 10% इंटरेस्ट के साथ, फॉर एग्जाम्पल 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद आपको क्या मिलेगा, 100 प्लस 10% यानी 110 रुपए। तो जो 1 साल बाद 110 मिलेगा वो क्या है, फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि वो फ्यूचर में मिलेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप इंटरेस्ट का नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर टी। 100 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू आज की तारीख में, मल्टीप्लाई बाय 1 ताकि प्रिंसिपल अमाउंट आ जाए, प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और पावर टी कितने टाइम के लिए। तो 100 ब्रैकेट में 1 प्लस 10% की पावर 1 ईयर, 1 साल बाद क्या वैल्यू होगी, तो वही फ्यूचर वैल्यू होती है। मतलब नॉर्मल हम लोन का अगर फॉर्मूला देखें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाला, वही है फ्यूचर वैल्यू। तो प्रिंसिपल पोर्शन को एक तरीके से मैं प्रेजेंट वैल्यू बोल रहा हूँ। जो प्रिंसिपल पोर्शन होता है प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि आज की तारीख में वही तो अमाउंट है। आज की तारीख का अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, और 1 साल बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाले अमाउंट को हम फ्यूचर वैल्यू बोल रहे हैं, और आज जो प्रिंसिपल वाला अमाउंट है उसे हम प्रेजेंट वैल्यू बोल रहे हैं। तो फ्यूचर वैल्यू आपको समझ में आया, तो बस प्रेजेंट वैल्यू इसी फॉर्मूला से मैंने नोट किया, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर टी। और नॉर्मली आप ऐसे ही करते हो। आप क्या करते हो, जो आपको जिस भी, फॉर एग्जाम्पल 1 साल बाद आपको 1000 रुपये मिलने वाले हैं, तो 1000 और 10% आपकी डिस्काउंटिंग रेट है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% 1.10, इससे आप पीवी कर लेते हो। 2 साल बाद आपको 2000 मिलने वाले हैं, आज से 2 साल बाद, तो 2000 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 2। इस तरीके से तो आप पीवी करते हो। ये फॉर्मूला इस तरीके से बनता है। मतलब पीवी क्या होता है, कुछ भी नहीं है, फ्यूचर का जो अमाउंट है, ये मानो कि उस अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, और उस अमाउंट में से हम इंटरेस्ट कंपोनेंट हटाना चाहते हैं, उसे आज की तारीख में प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर लाना चाहते हैं, तो वही होता है प्रेजेंट वैल्यू। बस ये है प्रेजेंट वैल्यू का फंडा। अब प्रेजेंट वैल्यू हम करते कहते हैं, देखो प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए अलग अलग सिनेरियोज आपके पास क्वेश्चन में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो में आपको दिया हुआ है 10 तरीके के कैश फ्लो, कि 10 साल तक कंपनी को ये कैश फ्लो मिलने वाले हैं। पहले साल 100 रुपए, दूसरे साल 150, तीसरे साल 200, फिर 50, फिर 70, अलग अलग कैश फ्लो दिए हुए हैं। ठीक है, हर ईयर के अलग अलग कैश फ्लो दिए हुए हैं। इस केस में पीवी कैसे करोगे, हर ईयर का पीवी फैक्टर ले लो और हर साल के कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर दो। नॉर्मली हम ऐसे करते हैं, लास्ट में टोटल कर लो, आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपको 5 साल के कैश फ्लो दे रखे हैं, लेकिन 5 साल के कैश फ्लो सेम है। हर साल आपको 100 रुपए मिलने वाले 5 साल तक, हर साल 100 रुपए मिलने वाले 5 साल तक, यानी इवन कैश फ्लो मिलेगा आपको एक लिमिटेड पीरियड के लिए। तो इस केस में पीवी कैसे करेंगे, सर अभी बताया था, वैसे भी कर सकते हो। हर साल का पीवी फैक्टर लिखा, हर साल के कैश फ्लो से मल्टीप्लाई किया और टोटल निकाल लिया। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है ऐसे केस में हम दूसरा तरीका क्या है कि जो हर साल का एनुअल कैश फ्लो है, सेम जो कैश फ्लो है 100 रुपीज़ का, उसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली पीवी फैक्टर ऑफ एन्युटी से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, पीवी फैक्टर ऑफ एन्युटी। सर ये पीवी फैक्टर ऑफ एन्युटी क्या होता है, फॉर एग्जांपल 10% मेरी डिस्काउंटिंग रेट है, तो पहले साल का पीवी फैक्टर क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करो कैलकुलेटर पर, 0.909 आएगा। दूसरे साल का 0.826, 0.751, 0.683, इस तरीके से आपका चलता जाएगा। तो 5 साल के जो पीवी फैक्टर है उनका टोटल कर दो एक साथ, 5 साल के पीवी फैक्टर का टोटल कर दो, यानी आप कैलकुलेटर पर निकाल लो 5 साल का इक्वल टू दबाकर, और लास्ट में जीटी बटन दबा दो। ये आप सीखते हो जब अपन पूरा डिटेल क्लास में देखते हैं कैसे अपन निकालते हैं। तो जो 5 साल का पीवी फैक्टर उसका टोटल किया, उसे ही हम बोलते हैं पीवी फैक्टर ऑफ एन्युटी ऑफ 5 ईयर्स। अगर मान लो मेरे 10 साल के कैश फ्लो होते सेम, तो मैं कितने साल का एन्युटी फैक्टर निकालता, पीवी फैक्टर 10 साल का। तो पीवी फैक्टर ऑफ एन्युटी फॉर 10 ईयर्स कैसे निकालता, 10 साल के पीवी फैक्टर निकालता और उसका टोटल कर देता। ठीक है, ये होता है पीवीएफए, पीवी फैक्टर ऑफ एन्युटी। इससे डायरेक्टली जो हर साल का कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इतना प्रोसेस आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आपका एक और कैश फ्लो हो सकता है। एक कैश फ्लो क्या बताया हो सकता है
कि आप एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो और उससे आपको ज़िंदगी भर हर साल 10-10 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं। एक प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया, उससे ज़िंदगी भर हर साल 10-10,000 मिलने वाले हैं। एनुअल कैश फ्लो फॉरएवर या फिर परपेचुअल कैश फ्लो आप इसे बोल सकते हो। ऐसे केस में पीवी कैसे किया जाता है, जो आपको ज़िंदगी भर कैश फ्लो मिलने वाला है उसको डायरेक्टली डिस्काउंटिंग रेट से डिवाइड कर दो। जो कैश फ्लो ज़िंदगी भर मिलने वाला है उसे डायरेक्टली डिस्काउंटिंग रेट से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल 10,000 मुझे हर साल मिलेगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 10% मेरी डिस्काउंटिंग रेट है, 10% से डिवाइड किया तो 1 लाख आ गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू। बस सिंपल सा है। चलिए ये तो हो गए कुछ नॉर्मल सिनेरियो। अब जो आपको समझने हैं डिटेल सिनेरियो वो समझो। आपके पास क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको दिया हुआ है कि एक प्रोजेक्ट से 3 साल तक आपको अलग अलग कैश फ्लो मिलेगा, अनइवन कैश फ्लो मिलेगा एक सर्टेन पीरियड तक, यानी 3 साल तक। लेकिन उसके बाद जिंदगी भर एक फिक्स कैश फ्लो मिलेगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि पहले साल 1000 रुपये, दूसरे साल 2000 रुपये, तीसरे साल 5000 रुपये, लेकिन चौथे साल से लेकर जिंदगी भर के लिए आपको 7-7 हज़ार रुपये मिलेंगे। 4th ईयर एंड में भी, 5th ईयर एंड में भी, 6th ईयर, ऐसे जिंदगी भर आपको 7,000 मिलेंगे। तो ऐसे केस में पीवी कैसे करें? तो सर जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं ना, उन सबको ही आपको अप्लाई कर देना है। जो अनइवन कैश फ्लो है सर्टेन पीरियड के लिए, उसको तो क्या करो, डायरेक्टली पीवी फैक्टर रेस्पेक्टिव ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका पीवी कर लो। फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर से फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो को, सेकंड ईयर के पीवी फैक्टर से सेकंड ईयर वाले को, थर्ड ईयर के पीवी फैक्टर से थर्ड ईयर वाले कैश फ्लो को, तो इनका पीवी आ जाएगा। और जो जिंदगी भर कैश फ्लो मिलने वाला है उसका पीवी हम कैसे करते हैं? परपेचुअल कैश फ्लो का कैश फ्लो रखो डिवाइड में डिस्काउंटिंग रेट। तो 4th ईयर वाला कैश फ्लो जो है 4th ईयर के बाद से लेकर जिंदगी भर मिलेगा, यानी 4th ईयर एंड, 5th ईयर एंड, 6th ईयर एंड, हर साल जिंदगी भर आपको 7,000 मिलने वाला है। तो 7,000 डिवाइडेड बाय 10% मेरी डिस्काउंटिंग रेट है, ये 70,000 आएगा। ये 70,000 वैल्यू कब की आएगी बताओ? ये कैश फ्लो 4th ईयर के एंड से जिंदगी भर मिलने वाला था, तो इसको अगर हम पीवी करेंगे तो वैल्यू कब की आएगी? 4th ईयर के एंड से मिलने वाली चीज को अगर पीवी करोगे तो वो 3rd ईयर के एंड की वैल्यू देगा। सिंपल सी बात है, यानी हम उसे 3rd ईयर एंड या 4th ईयर बिगिनिंग बोल सकते हैं। कब की वैल्यू देगा वो? 3rd ईयर एंड या 4th ईयर बिगिनिंग। अगर हम 4th ईयर के एंड से जो जिंदगी भर कैश फ्लो मिलने वाला है उसे पीवी करें तो वो कब की वैल्यू देगा? 3rd ईयर एंड बोलूं या फिर 4th ईयर की बिगिनिंग बोलूं? अगर मैं आपको बोलूं 6th ईयर एंड से मुझे जिंदगी भर एक कैश फ्लो मिल रहा है, उसको पीवी कर लो ये वाला फॉर्मूला लगाकर, तो उससे वैल्यू कब की आती है? या तो आप 5th ईयर एंड बोलो या 6th ईयर बिगिनिंग, यानी उससे एक साल पहले की पीवी वैल्यू आती है। तो हमारे केस में 4th ईयर ऑनवर्ड से कैश फ्लो मिलने वाला था, उसे हमने फॉर्मूला लगाकर पीवी किया, 70,000 वैल्यू आई। लेकिन ये वैल्यू कब की आई होगी? 4th ईयर एंड के कैश फ्लो को पीवी किया तो ये 3rd ईयर के एंड की वैल्यू देगा, P3 देगा। P3 का मतलब 3rd ईयर के एंड की वैल्यू देगा। तो ये जो वैल्यू आती है ना, जिंदगी भर वाले कैश फ्लो को हम एक बार पीवी करके लाते हैं, जो किसी ईयर के एंड की वैल्यू आती है, इसे हम टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं। और बाकी जितनी भी वैल्यूज होती हैं जो अनइवन कैश फ्लोज होते हैं हर साल के, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में थे, इन्हें हम डिस्क्रीट वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं भी समझोगे तो कोई बात नहीं, बस पीवी करने का तरीका समझो, मेन चीज तो वो है। आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्या होती है टर्मिनल वैल्यू, क्या होती है डिस्क्रीट, ये सब कंसेप्ट वाली चीजें। ठीक है, तो अब हमें पीवी कब का चाहिए? हमें प्रेजेंट वैल्यू तो 0 टाइम की चाहिए। फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो को मैंने फर्स्ट ईयर के पीवी फैक्टर लगाकर 0 टाइम पे ले आया था। सेकंड ईयर के कैश फ्लो को सेकंड ईयर का पीवी फैक्टर लगाकर मैंने 0 टाइम पे ले आया था, और थर्ड ईयर वाले को भी मैं 0 टाइम पे ले आया था। लेकिन 4th ईयर ऑनवर्ड्स जो कैश फ्लो मिलने वाला था उसे जैसे मैंने पीवी किया, वो 3rd ईयर के एंड की वैल्यू आई। अब उस 3rd ईयर एंड की वैल्यू को मेरे को 0 टाइम पे लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो टर्मिनल वैल्यू आई थी 3rd ईयर एंड की, उसको 3rd ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10% की रेट पे 3rd ईयर का पीवी फैक्टर क्या? 0.751। तो 70,000 जो वैल्यू आई उसको 0.751 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तब जाके मेरे पास जो जिंदगी भर कैश फ्लो मिलने वाला था उसकी 0 टाइम पे क्या वैल्यू है वो पता चल गई मुझे। अब टोटल जितनी भी प्रेजेंट वैल्यूज आई है उनका टोटल कर दो, फर्स्ट ईयर वाली, सेकंड ईयर वाली, थर्ड ईयर वाली, और जो टर्मिनल वैल्यू का पीवी है उसे टोटल कर दिया। तो इस केस में समरी अगर मैं बताना चाहूँ तो कैसे निकालोगे आप पीवी? जो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं उनको तो रेस्पेक्टिव पीवी फैक्टर से पीवी कर लो, और जो आपको जिंदगी भर मिलने वाला है, जो जिंदगी भर एक कैश फ्लो मिलने वाला है, उसमें आप पहले टर्मिनल वैल्यू पता करो। टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे 4th ईयर ऑनवर्ड्स जो मिल रहा था उसको कैश फ्लो को रखो डिवाइड में डिस्काउंटिंग रेट करके 3rd ईयर के एंड की वैल्यू आ गई, तो उसे हमने टर्मिनल वैल्यू बोला। और टर्मिनल वैल्यू का भी फिर पीवी कर लो। टर्मिनल वैल्यू कब की आई? 3rd ईयर एंड की, तो 3rd ईयर का पीवी फैक्टर से हमने उसको पीवी कर लिया। तो ये है समरी इस वाले केस में। अब एक और केस क्या हो सकता है? आपको दिया हुआ है अनइवन कैश फ्लो मिलेगा सर्टेन पीरियड, वही 3 साल तक आपको अलग अलग कैश फ्लो मिलेगा, लेकिन उसके बाद कैश फ्लो जो होगा ना जिंदगी भर आपको मिलेगा, लेकिन हर साल एक फिक्स ग्रोथ रेट से वो ग्रो होगा। फॉर एग्जांपल आपको बोला कि 4th ईयर ऑनवर्ड्स जो आपको कैश फ्लो मिलेगा ना, वो हर साल 8% बढ़ता जाएगा, 8% से ग्रो होता जाएगा। जिंदगी भर मिलेगा लेकिन 8% से ग्रो होकर मिलेगा आपको। तो इस केस में हम पीवी कैसे करेंगे? अनइवन कैश फ्लो को तो रेस्पेक्टिव ईयर के पीवी फैक्टर से, और जो जिंदगी भर मिलेगा वो कब से मिल रहा है? 4th ईयर से। तो कैश फ्लो ऑफ 4th ईयर कैसे निकालोगे? आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो कैश फ्लो ऑफ 3rd ईयर ले लो और उसमें 8% की ग्रोथ कर दो, क्योंकि आपको क्या बोला? 4th ईयर से लेकर जिंदगी भर हर साल 8% ग्रो करेगा। तो कैश फ्लो ऑफ 3rd ईयर में 8% ग्रो कर दूंगा मैं। तो 5,000 मेरे एग्जाम्पल में कैश फ्लो ऑफ 3rd ईयर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8% ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस 8% करके जो भी कैश फ्लो है 4th ईयर का। अब 4th ईयर के कैश फ्लो जो है ये जिंदगी भर मिलेगा मुझे,
प्लस 8% करके, हर साल 8% की ग्रोथ के साथ। तो इसे पीवी कैसे करूंगा मैं, डिवाइड में डिस्काउंटिंग रेट रख दूं। डिस्काउंटिंग रेट मेरी कितनी है, वही 10% में मानता हूं, लेकिन यहां पर एक और चीज होगी, डिवाइड में जो डिस्काउंटिंग रेट है उसमें से मैं ग्रोथ रेट भी माइनस करूंगा, जो ग्रोथ रेट मेरे को जिंदगी भर मिलने वाली है, जो कि है 8%। तो फोर्थ ईयर का कैश फ्लो डिवाइडेड बाय केई माइनस जी या केओ माइनस जी, जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हो उसको अपन बाद में देखेंगे डिस्काउंटिंग रेट कौन सी कब यूज में ली जाती है। तो इस तरीके से आपकी टर्मिनल वैल्यू आएगी थर्ड ईयर एंड की P3 2,70,000, और थर्ड ईयर एंड की जो टर्मिनल वैल्यू आई उसे जीरो टाइम पे लेना है, तो थर्ड ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, पीवी वैल्यू आ गई। अब सबका टोटल कर लो, ठीक है। अभी आपको इस फॉर्मूला का बेसिक भी बता देता हूं। इस फॉर्मूला में हमने डिवाइड में केई माइनस जी क्यों किया, डिस्काउंटिंग रेट में से हमने ग्रोथ रेट माइनस क्यों करी इस वाले फॉर्मूला में। देखो डिस्काउंटिंग रेट क्या होती है, डिस्काउंटिंग रेट का जनरल मीनिंग होता है मुझे कितनी रिटर्न चाहिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मेरी कितनी है। मैं किसी भी प्रोजेक्ट में जब पैसा लगाता हूँ ना, कहीं पर भी इन्वेस्ट करता हूँ किसी भी बिजनेस में, तो मैं ये सोचता हूँ कि इस बिजनेस से मुझे इनकम कितनी मिलेगी, एटलीस्ट मुझे इतनी इनकम तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा 10% इनकम तो चाहिए, तो मैंने एक कंपनी के रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, तो मैंने ये सोचा था कि इसमें एटलीस्ट मुझे 10% रिटर्न चाहिए, वो है मेरी डिस्काउंटिंग रेट। तो रिलायंस कंपनी ने बोला आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, 3 साल तक तो हम आपको इतना डिविडेंड देने वाले हैं, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपको जिंदगी भर डिविडेंड मिलेगा 8% की ग्रोथ रेट के साथ, मतलब हर साल हम 8% ग्रो करके आपको डिविडेंड देंगे। तो इस केस में बताओ क्या होगा, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स मेरी डिस्काउंटिंग रेट क्या होगी। मैंने ये सोचा था मुझे एटलीस्ट 10% रिटर्न चाहिए, लेकिन कंपनी ने क्या बोला 4 साल बाद 8% तो हम खुद ही ग्रो करके देंगे, 8% तो हम खुद ही बड़ा कर देंगे, मतलब 8% तो कंपनी ने ही कमिट कर दिया मुझे। तो अब मुझे रिमेनिंग कितना परसेंट और चाहिए, 2%। तो 2% इस केस में मेरी डिस्काउंटिंग रेट हो जाएगी। तो केई माइनस जी इस पर्पज से किया जाता है, समझ में आया। चलिए, तो इस केस में आपकी समरी कैसे होगी, मतलब इस केस में पीवी करने की समरी है। अभी तो एग्जांपल से समझाया, समरी में सिंपल है, डिस्क्रीट वैल्यूज है उनको रेस्पेक्टिव ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप निकाल लो। और टर्मिनल वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जो भी आपका रेस्पेक्टिव ईयर का कैश फ्लो है उसको डिवाइड बाय केई माइनस जी कर दो, तो पीवी आ जाएगी उससे पिछले वाले ईयर के एंड की, और उससे पिछले वाले ईयर की एंड की पीवी आ गई तो उसको उस रेस्पेक्टिव ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो टाइम की आपका पीवी आ जाएगा, यानी पीवी ऑफ टर्मिनल वैल्यू करना है। इसके बाद एक और केस हो सकता है, वो केस क्या है, आपको दिया हुआ है अनइवन कैश फ्लो फॉर सर्टेन पीरियड, लेकिन उसके बाद क्या बोला कि 2-3 साल तो हम आपको एक फिक्स कैश फ्लो देंगे, लेकिन फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपको जो कैश फ्लो मिलेगा उसमें हर साल 2% की ग्रोथ कम हो जाएगी, उसमें हर साल 2% का हम डिक्लाइन करेंगे। जिंदगी भर आपको कैश फ्लो मिलेगा, लेकिन हर साल 2% कम होके मिलेगा। मतलब अब की बार क्या है, ग्रोथ रेट नेगेटिव है, या हम इसे डायरेक्टली डिक्लाइनिंग रेट भी बोल सकते हैं, पर जनरली आपको क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि ग्रोथ रेट आपकी नेगेटिव है, या डिक्लाइनिंग रेट भी बोल सकता है। तो डिस्क्रीट वैल्यू है उनका रेस्पेक्टिव पीवी कर लो। और टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालोगे, अब मान लो आपको फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स बोला कि हर साल 2% कम होगी, तो थर्ड ईयर का कैश फ्लो ले लो, उसमें 2% कम कर देंगे तो कब का कैश फ्लो आ जाएगा, फोर्थ ईयर का। तो फोर्थ ईयर का कैश फ्लो निकाल लिया, डिवाइड बाय केई माइनस जी करते हैं, लेकिन जी ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा केई प्लस जी, ठीक है। और वो टर्मिनल वैल्यू हो जाएगी, टर्मिनल वैल्यू को उस रेस्पेक्टिव ईयर, जबकि वो टर्मिनल वैल्यू है उस रेस्पेक्टिव ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीवी आ जाएगा। मतलब जो ऊपर वाले क्वेश्चन केस में था सेम वैसा ही है, बस आपकी बात ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई। अब डिवाइड में फॉर्मूला केई प्लस जी बना, लॉजिकली मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला के माइनस माइनस नेगेटिव होकर प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर लॉजिकली अगर अपन इसे सोचे तो कैसे हुआ, कंपनी ने बोला कि 2% हम कम करके देंगे, मैंने रिक्वायर्ड रेट क्या मांगी थी मेरी कि मेरे को 10% चाहिए कम से कम, लेकिन फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स कंपनी ने बोला हम 2% कम करेंगे, यानी कंपनी 2% कम और करेगी। अभी जो मिल रहा था उसके बेसिस पे मुझे 10% चाहिए था, जब कंपनी 2% कम और कर देगी हर साल तो मुझे कितना चाहिए, 10 + 2 12%, तो एक ही प्लस जी। बाकी आप फॉर्मूला में रखोगे तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो उससे भी आपका आंसर वैसे ही आना है। चलिए, ये हो गया पीवी के बेसिक्स। अगर ये आपको समझ में आते हैं तो इस चैप्टर में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इनको मैंने फटाफट से बताया क्योंकि ऑलरेडी हम ये इंटर में पढ़ चुके हैं, आपको सब अच्छे से आता होगा। चलिए, अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें और देख लेते हैं हम, जो कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए इस चैप्टर को पूरा तरीके से स्टार्ट करने के लिए, जो मेन टॉपिक को समझने से पहले। तो सबसे पहला रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। एक चीज़ होती है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी एज पर CAPM अप्रोच। जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी है ये हम जनरली CAPM अप्रोच से निकालते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच से, और ये मॉडल आप पढ़ोगे पोर्टफोलियो चैप्टर के अंदर, तो इसमें अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो देखो, अब ये क्या है, आपको इक्विटी में रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हो तो आपको उसमें रिटर्न कितनी चाहिए, आपको कितनी रिक्वायर्ड है। आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोल सकते हैं, हम कई बार जनरली एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोल देते हैं, बाकी दोनों अलग अलग चीज़ होती है अगर हम डिटेल में जाएं, लेकिन कई बार इनको आपस में यूज़ कर लिया जाता है कि रिक्वायर्ड वर्ड की जगह हम एक्सपेक्टेड वर्ड भी यूज़ में ले लेते हैं। तो ये कैसे निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आज 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये में मान लो मार्केट में रिलायंस का शेयर भी मिल रहा है और 1000 रुपये चाहूँ तो मैं बैंक में भी जमा करा दूँ। मैं बैंक में जमा कराने गया, बैंक वाले ने बोला 4% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, लेकिन अगर मैं रिलायंस में जमा कराता हूँ, रिलायंस का शेयर खरीदता हूँ फॉर एग्जांपल मैं 1000 रुपये देकर, तो हो सकता है मुझे
उसमें 20% रिटर्न भी मिल जाए, 30% भी मिल जाए। सिंपल सी बात, आपको भी पता है था पॉसिबल है शेयर मार्केट के अंदर। तो बताओ मेरे को ये 1000 रुपये कहाँ जमा कराना चाहिए? आप बोलोगे सर रिलायंस के शेयर में कराओ क्योंकि वहाँ ज़्यादा रिटर्न है। पर आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, वहाँ रिटर्न ज़्यादा है तो वहाँ रिस्क भी ज़्यादा है, वहाँ रिस्क भी ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी होगी? मैं अगर बैंक में जमा कराता हूँ तो मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 4-5% लेके चलूंगा, लेकिन जब मैं इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाऊंगा तो मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा लेके चलूंगा। मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए क्योंकि मैं रिस्क भी तो ले रहा हूँ। मैं अगर बोलूँ कि मेरे को रिलायंस के शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ 1000 रुपये और मुझे बस 4% रिटर्न चाहिए, तो मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ। 4% रिटर्न ही चाहिए थी तो तू बैंक में जमा करा लेता, कोई रिस्क ही नहीं थी, पैसा कंप्लीटली सेफ रहता। ठीक है, तो आपको रिटर्न अगर ज़्यादा चाहिए तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लगती है। तो अब आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी इक्विटी के केस में? जब आप इक्विटी में पैसा लगाओगे तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी? एक तो रिस्क फ्री रेट। आप क्या बोलोगे? अंबानी ने बोला मेरे शेयर में पैसा लगाओ, आप उसे क्या बोलोगे? देख भाई मैं तेरे शेयर में पैसा तो लगाऊंगा लेकिन तू मुझे कितनी रिटर्न दे? मुझे कम से कम एक तो जो मैं बैंक में कमाता उतना तो चाहिए। बैंक मेरा क्या है? रिस्क फ्री एसेट बोल रहा हूँ मैं एक तरीके से। तो बैंक में 4% रिटर्न मिलती वो तो मुझे चाहिए, पर मैं तेरी कंपनी में पैसा लगाकर रिस्क ले रहा हूँ तो उस रिस्क का प्रीमियम भी मुझे चाहिए। उस रिस्क का क्या चाहिए? प्रीमियम भी मुझे चाहिए। रिस्क का प्रीमियम कैसे निकालते हैं हम? तो रिस्क का प्रीमियम निकालने के लिए क्या करो, मार्केट में देखो रिलायंस टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जनरली देखो रिटर्न क्या चल रही है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जैसे अपन टेलीकॉम जियो की बात करें तो जियो है, रिलायंस जियो, तो उसी के कंपैरिजन में आपके एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया, वीआई जो है, तो ये सब का हम देखेंगे इन सब के मार्केट में रिटर्न क्या है। जनरली ये सब मिलके कितनी रिटर्न दे रही है, ये सब कंपनी मिलके जनरली कितनी रिटर्न दे रही है? तो रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट। तो मार्केट की रिटर्न फॉर एग्जांपल आ रही है 10% और रिस्क फ्री कितनी है? 4%। यानी मार्केट में जनरली टेलीकॉम इंडस्ट्री के मार्केट में 10% रिटर्न मिल रही है और मार्केट रिस्क फ्री रेट 4% है, यानी टेलीकॉम इंडस्ट्री में 6% है रिस्क प्रीमियम। टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिस्क प्रीमियम कितना है? 6%। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा अंबानी को कि 4 + 6 10% दे दे, पर अंबानी बोलेगा ऐसा नहीं है, देख तू ठीक है रिस्क प्रीमियम काउंट कर रहा है लेकिन एयरटेल यार छोटी मोटी कंपनी है, उसमें ज़्यादा रिस्क है, मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूँ। ठीक है, एयरटेल के आगे मैं बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका हूँ, मैं जियो हूँ। वोडाफोन आइडिया के आगे मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूँ। तो हो सकता है ना मार्केट के कंपैरिजन में मेरी कंपनी में रिस्क थोड़ी सी अलग हो, मार्केट के कंपैरिजन में मेरी कंपनी में रिस्क अलग हो। तूने तो मार्केट के अकॉर्डिंग रिस्क प्रीमियम जोड़ लिया, RM - RF होता है मार्केट का प्रीमियम। तो इसके लिए मैंने बोला अब बता तेरा फिर मैं रिस्क प्रीमियम कैसे पता करूं? अंबानी को बोला तो उसने बोला एक बीटा का कंसेप्ट होता है। बीटा ये बताता है कि मार्केट के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर कंपनी में कितनी रिस्क है, मार्केट के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर कंपनी में कितनी रिस्क है। तो मार्केट का रिस्क प्रीमियम को मैं बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ किसका रिस्क प्रीमियम आ जाएगा? अंबानी का, रिलायंस कंपनी का। तो बस यही मेरा रिस्क प्रीमियम चाहिए था मुझे। तो RF प्लस रिस्क प्रीमियम, तो RF प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय RM - RF, ये फॉर्मूला इस तरीके से बनता है जो हम पोर्टफोलियो चैप्टर में देखते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, चलिए अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद एक और चीज़ होती है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जिसे हम अर्निंग यील्ड भी बोलते हैं। अर्निंग यील्ड वर्ड दे दे या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी ROE वर्ड दे दे, एक ही मीनिंग है इन दोनों का। तो देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, वो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी को एक ही चीज़ समझ बैठते हैं और इसके अकॉर्डिंग गलत लगा देते हैं। मतलब किसी क्वेश्चन में आपको दिया होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और कुछ स्टूडेंट्स उसे समझ लेते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी और उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अलग चीज़ है और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी अलग चीज़ है। रिक्वायर्ड रिटर्न तो क्या है, एक इन्वेस्टर को क्या कितना चाहिए उस पर्टिकुलर कंपनी में इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाने में, और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है कि एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स पे क्या रिटर्न दे रही है, एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कमा कर दे रही है। तो बताओ ये कैसे निकालोगे? बिल्कुल इजी है, मैंने आपको इसका लॉजिक इसका मतलब बताया, तो इससे आप फॉर्मूला बना सकते हो। कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कमा के देती है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या EAT बोलते हैं। लेकिन इसमें से तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी जाना है, तो EAT में से प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करते हैं तो क्या बचेगी? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। लेकिन हमें रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में निकालना है, तो डिवाइड में क्या रख दूं मैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो डिवाइड में इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा रखा जाता है क्योंकि वो इक्विटी वालों का ही पार्ट होता है, वो इक्विटी को ही मिलता है। अल्टीमेटली आपको पता है ना कि सब पैसा बढ़ जाता है, फिर वो रिमेनिंग पैसा इक्विटी में ही मिलता है। तो डिवाइड में हम रख रहे हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब होता है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। नेटवर्थ निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी कर दो तो भी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाती है आपकी ROE। ठीक है, ये तो हो गया। ROE को हम अगर टोटल अमाउंट पे निकालना चाहें तो इस तरीके से निकलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है आप पर शेयर बेसिस पर भी ROE निकाल सकते हो। मैंने न्यूमरेटर में क्या लिया था? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अगर उसे पर शेयर बेसिस पे निकालूं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को पर शेयर बेसिस पे बोलूं तो उसे हम जनरली बोलते हैं EPS,
यही तो होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करते हो तो क्या आता है आपका ईपीएस। ठीक है, और डिवाइड में मैंने रखा था नेटवर्थ। नेटवर्थ को भी अगर पर शेयर बेसिस पे करूं तो क्या आएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, बुक वैल्यू पर शेयर। नेटवर्थ बुक से ही तो आती है, और बुक वैल्यू जो थी टोटल कंपनी की, ये तो होती है नेटवर्थ का मतलब होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को अगर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू पर शेयर। तो आरओई निकालने का दूसरा फॉर्मूला बना है ईपीएस डिवाइडेड बाय बीवीपीएस मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक ईपीएस का डिविडेंड पेमेंट पे आउट रेशियो या फिर रिटेंशन रेशियो से एक लिंकेज समझो। ईपीएस कंपनी का ईपीएस मान लो 100 रुपये। 100 रुपये क्या कंपनी की अर्निंग्स है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है। एक शेयर होल्डर को 100 रुपये की अर्निंग्स मिलेंगी फॉर एग्जांपल, यही तो है ईपीएस का मतलब। तो 100 रुपये की कंपनी की अर्निंग्स है। अगर कंपनी 100 रुपये में से 40 रुपये डिविडेंड दे देती है तो बचा 60 रुपये क्या है, कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स है। तो बस यही चीज़ है। ईपीएस में से अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगी, रिटेन्ड अर्निंग्स। और ईपीएस में से अगर मैं रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस कर दूँ 60 रुपये की तो क्या बचेगा, डिविडेंड 40 रुपये का। तो यही इनके बीच रिलेशन है। अब अगर मेरे को एक बात बताओ, ईपीएस में से मैंने डिविडेंड पे आउट रेशियो माइनस किया तो आया रिटेन्ड अर्निंग्स, और ईपीएस में से रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस किया तो आया डिविडेंड पे आउट रेशियो। यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो, रिटेन्ड अर्निंग्स, इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल किसके बराबर आएगा, ईपीएस, जिसे मैं 1 बोल रहा हूं वो 1 है, 1 रुपये के बराबर है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अपना 40 था, रिटेन्ड अर्निंग था 60, तो वो टोटल किसके बराबर आ रहा था, 100 ईपीएस के बराबर, जिसे मैं 1 बोल रहा हूँ। यानी क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहे डिविडेंड पे आउट रेशियो 0.40 है तो रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.40 यानी 0.60। आपको बोला है रिटेंशन रेशियो 0.60 है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकाल लोगे, 1 माइनस 0.60 इक्वल टू 0.40। आपको परसेंटेज में दे रखा हो तो 1 माइनस, मान लो डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% दे रखा है, 1 माइनस 40% करोगे तो कितना आएगा, 0.60, वही 60% रिटेंशन रेशियो। तो इस तरीके से आप इनका लिंकेज समझो और ये आपके काम में आएंगे क्वेश्चन में। आपको हो सकता है डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा हो, आपको रिटेंशन रेशियो निकालने की जरूरत पड़े, ये सब लिंकेज से आपको काम में आने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। इसके बाद डिविडेंड रिलेटेड कुछ और पॉइंट समझो। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि डिविडेंड वर्ड, बस आपको बता रखा है डिविडेंड 10% है, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि डिविडेंड फेस वैल्यू पर बताया हुआ है। जब कुछ भी ना बोले, आपको बस डायरेक्टली बोल दे डिविडेंड 10%, तो यानी डिविडेंड फेस वैल्यू पर दिया हुआ है। आपको बोले डिविडेंड यील्ड इज 10%, इसका मतलब क्या है, डिविडेंड मार्केट वैल्यू पर दिया हुआ है। यानी कंपनी के शेयर की अगर मार्केट वैल्यू 1000 है, फेस वैल्यू 100 है और डिविडेंड यील्ड 10% दिया हुआ है, तो आप मार्केट वैल्यू यानी 1000 का 10% करोगे 100 रुपीज, डिविडेंड आपका 100 रुपीज है। और अगर आपको क्वेश्चन में बोले डिविडेंड पे आउट इज 10%, यानी डिविडेंड की रेट किस पे दी हुई है, अर्निंग्स पर दे रखी है, ईपीएस पर दे रखी है। ठीक है, तो ये वर्डिंग भी आपको समझ में आनी चाहिए। कई बार हम क्या, आपको डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है 10% और आप फेस वैल्यू पर डिविडेंड कैलकुलेट करके पूरा सॉल्यूशन कराते हो, पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाता है, 0 मार्क्स मिल जाते हैं सिर्फ बेसिक गलती की वजह से। तो ये बेसिक पॉइंट के लिए मैंने सारे बेसिक पॉइंट लिखवाए हैं ताकि आपकी ऐसी बेसिक गलतियां ना हो। इसके बाद देखो पी रेशियो का फॉर्मूला देखो। पी रेशियो का फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आए हो, मतलब इंटर में भी आपने बहुत बार पढ़ा है और ये बहुत जगह काम में आता है। क्या होता है, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ये बताता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को 5 रुपए की अर्निंग्स दे रही है, तो उसकी 5 रुपए की अर्निंग्स से अगर हम टाइम्स करें उसकी मार्केट प्राइस क्या है। मान लो एक कंपनी है रिलायंस कंपनी, उसके शेयर की प्राइस है 500 रुपये और उसकी अर्निंग पर शेयर है 5 रुपये, यानी वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को 5 रुपये की अर्निंग, मतलब 500 रुपये के शेयर के बदले 5 रुपये की अर्निंग दे रही है। यानी उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 100 टाइम्स है उसकी अर्निंग से, उसकी जो मार्केट प्राइस है उसकी अर्निंग्स पर शेयर से 100 टाइम्स है। तो ये आपको पी रेशियो बताता है। तो पी रेशियो भी आपके काम में आएगा क्वेश्चंस में। अब कई बार क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो अभी हमने देखा था, रिटर्न ऑन इक्विटी हम कैसे निकाल रहे थे, ईपीएस डिवाइडेड बाय बीवीपीएस। ठीक है, ये हम रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल रहे थे। पर कई बार क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी मार्केट प्राइस पर भी कैलकुलेट करा जाता है। अभी तो हमने रिटर्न ऑन इक्विटी किस पे निकाला था, बुक वैल्यू पर। लेकिन कई बार डिसीजन, देखो एसएफएम क्या है, पूरा डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट है, पूरा डिसीजन मेकिंग बताता है। पूरे सब्जेक्ट में हम डिसीजन मेकिंग देखते हैं। तो डिसीजन मेकिंग अगर हम मार्केट प्राइस पर हम देखना चाहते हैं कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो अर्निंग दे रही है वो मार्केट प्राइस पर अगर हम निकालें तो परसेंटेज में कितनी अर्निंग्स आती है, तो आरओई मार्केट प्राइस पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईपीएस डिवाइडेड बाय बीवीपीएस होता है नॉर्मली, तो हम क्या कर देंगे, ईपीएस डिवाइडेड बाय बीवीपीएस की जगह एमपीएस, ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, ये फॉर्मूला क्या है, अगर हम पी रेशियो का फॉर्मूला देखें वो क्या होता था, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, यानी उसका रिवर्स फॉर्मूला है, उसका उल्टा फॉर्मूला है। यानी पी रेशियो रिटर्न ऑन इक्विटी का उल्टा होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखी हो और आपको पी रेशियो निकालने की जरूरत पड़े तो आप ऐसे निकाल सकते हो, पी रेशियो अगर निकालना है तो रिटर्न ऑन इक्विटी का रिवर्स कर दो, या फिर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखी है किसी क्वेश्चन में और पी रेशियो निकालना पड़े तो आप पी रेशियो का उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। कैसे आई ये रिलेशनशिप, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, ये थे सब इस चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स। ये बेसिक पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हैं तो अब ये चैप्टर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेनली आपका चैप्टर स्टार्ट होता है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें तो बेसिक चीजें थी जो हर क्वेश्चन में आपके काम में आने वाली है।
तो इस चैप्टर में अपने को वैल्यूएशन देखना है इक्विटी शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का, बॉन्ड का वैल्यूएशन, डिबेंचर वैल्यूएशन, ये सारे बॉन्ड डिबेंचर्स में एक ही आ जाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और भी मिसलेनियस थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर, किसी कंपनी के इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन हम करें, देखो एक्चुअल में मार्केट प्राइस क्या है वो तो स्टॉक एक्सचेंज पे चलती है, उससे कोई लेना देना नहीं, हम थियोरेटिकल प्राइस या फेयर वैल्यू बोलो या इंट्रिंसिक वैल्यू बोलो वो निकालना सीख रहे हैं हम। तो ये 3 मॉडल से निकाली जा सकती है इक्विटी की वैल्यू, डिविडेंड बेस मॉडल, अर्निंग बेस मॉडल या कैश फ्लो बेस मॉडल। सबसे पहले हम डिविडेंड बेस मॉडल देखते हैं। देखो डिविडेंड बेस मॉडल में भी अलग अलग केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है, मैं मान लो एक रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदता हूं और मैंने ये सोचा कि मैं बस सिर्फ 1 साल के लिए ये शेयर रखूंगा और 1 साल बाद बेच दूंगा, 1 साल के लिए शेयर रखूंगा 1 साल बाद बेच दूंगा, यानी होल्डिंग पीरियड मेरा सिर्फ 1 ईयर है। तो उस केस में बताओ, देखो वैल्यूएशन करना है तो सिंपल सा है कि मेरे को क्या क्या मिलने वाला है उसके बेस पे वैल्यूएशन होगा, जो कैश फ्लो है उनका वैल्यूएशन, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक एज इट इज अप्लाई होगी। अब बताओ 1 साल के लिए मैं रिलायंस का शेयर रखूंगा मेरे पास, तो मुझे क्या मिलेगा, एक तो डिविडेंड मिलेगा जिसे हम बोलते हैं D1 डिवाइडेड बाय उसे पीवी फैक्टर से हम कर देंगे 1 प्लस पीवी फैक्टर हमारा क्या यूज में लेंगे। अब हम किसका वैल्यूएशन करें, इक्विटी का वैल्यूएशन, तो डिस्काउंटिंग रेट हमारी क्या होगी, KE रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी बोल सकते हैं इसे हम, या फिर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल देते हैं या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल देते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये क्यों बोलते हैं इसका रीजन अपन फुल लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, कोई काम का नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। KE या तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारी आपकी KE यूज में ली जाएंगी। ठीक है, ये आपकी KE होगी। KE क्यों यूज में ली, क्योंकि हम इक्विटी का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही यूज में लेनी है। ठीक है, हम कॉस्ट ऑफ डेट थोड़ी ना यूज में लेंगे जब इक्विटी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो पीवी कर दो बस। एक तो डिविडेंड मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर के एंड में, और दूसरी चीज क्या मिलेगी फर्स्ट ईयर के एंड में, आप शेयर बेच दोगे तो शेयर को बेचने पर आपको एक प्राइस मिलेगी जिसे हम P1 बोल रहे हैं, उसका पीवी कर दो बस, ये आपकी 0 टाइम की प्राइस हो जाएगी। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरे चैप्टर में पीवी करना है आपको। तो D1 क्या है, फर्स्ट ईयर के एंड में जो डिविडेंड मिलेगा। अब कई बार क्या होता है 0 टाइम का डिविडेंड आपको बताया होता है, आज के टाइम इस कंपनी पे 100 रुपए का डिविडेंड है, तो D0 आपको दे रखा है। तो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कैसे निकालोगे, D0 में ग्रोथ ऐड कर दो कि फर्स्ट ईयर में क्या ग्रोथ है वो ऐड कर दो। ठीक है, P1 क्या है, मार्केट प्राइस जो आपको फर्स्ट ईयर के एंड में मिलेगी। जो हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, P0 इंट्रिंसिक वैल्यू, 0 टाइम की फेयर वैल्यू या थियोरेटिकल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू से हम P0 बोलते हैं। तो P0 हम निकालते हैं मार्केट प्राइस एट प्रेजेंट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। कई बार क्या हो सकता है क्वेश्चन में आपको P0, D1, P1 सब दे रखा है, KE नहीं दे रखी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं दे रखी, वो आपको पता करनी है। तो इस फॉर्मूला में बाकी डेटा रख दो और KE पता कर लो, तो वो आप निकाल लोगे। तो ऐसे केस में क्या होता है, हो सकता है कई बार आपको P0 क्वेश्चन में दे रखी है, तो P0 आप कैसे यूज में लोगे। P0 डायरेक्टली नहीं बताता, कई बार ऐसे बता देगा कंपनी के शेयर की इशू प्राइस है 100 रुपीज और उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट है 5 रुपए की, तो P0 क्या आएगी 100 माइनस 595। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करेगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो कंपनी के पास आया क्या, कंपनी शेयर इशू करेगी तो 100 रुपये आएंगे और 5 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट कंपनी के पास जाएगी, यानी नेट पैसा कितना आया कंपनी के पास 95। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हो तो P0 आप क्या यूज में लोगे 95। लेकिन इन्वेस्टर, मैं सपोज रिलायंस के कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहा हूं और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं P0 देखूं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी, कंपनी ने 100 रुपए में शेयर इशू करा तो मैंने तो कंपनी को पूरे 100 रुपए दिए होंगे ना, फ्लोटेशन कॉस्ट का मेरे से क्या लेना देना, वो तो कंपनी अपनी दे रही है, फ्लोटेशन कॉस्ट तो कंपनी का खर्चा है, मेरी जेब से तो पूरे 100 रुपए गए होंगे। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से P0 क्या होगी, सिर्फ इशू प्राइस होगी, उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको ज्यादातर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा जाता है, बाकी देख लेना क्वेश्चन में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो कुछ असम्पशंस हमें लेनी पड़ती हैं इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। D0 का मतलब क्या होता है, D0 का मतलब होता है ऐसा डिविडेंड जिस दिन हम P0 निकाले। फॉर एग्जांपल P0 में निकाल रहा हूं 31 मार्च 2021 को, तो 31 मार्च 2021 को या उससे पहले जो डिविडेंड पे कर दिया, 31 मार्च 2021 को या उससे पहले जो डिविडेंड पे कर दिया वो होता है D0, यानी ऑन और बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन मेकिंग। P0 क्यों निकालते हो, डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो, आप रिलायंस के शेयर का P0 निकाला आज के दिन, P0 आया 1000, ये क्या बताता है कि रिलायंस का शेयर वास्तव में आज 1000 रुपए का वर्थ करता है। ठीक है, आज 1000 रुपए की वैल्यू के बराबर है वो, मतलब 1000 रुपए से ज्यादा की उसकी कीमत नहीं है, लेकिन मार्केट में वो 1100 का मिल रहा है, तो आप उसे खरीदना चाहोगे नहीं। लेकिन मार्केट में अगर वो 900 का मिल रहा होता तो आप उसे खरीदना चाहोगे, क्योंकि आपके नजरों में उसकी वैल्यू 1000 है और वो मार्केट में सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग होती है। तो डिसीजन मेकिंग जब करते हो तब आप P0 निकालते हो। तो जिस दिन आप P0 निकाले हो उस दिन या उस दिन से पहले कोई भी डिविडेंड पे किया उस कंपनी ने तो वो होता है D0। और जिस दिन डिसीजन मेकिंग कर रहे हो यानी जिस दिन P0 निकालो उस दिन के बाद कभी भी अगर कंपनी डिविडेंड पे करेगी उसे हम D1 बोलते हैं। उस दिन के बाद कंपनी कभी भी डिविडेंड पे करेगी उसे हम D1 बोलते हैं। तो हमें असम्पशन क्या लेनी, क्वेश्चन में अगर आपको डिविडेंड पेड वर्ड दिखे या डिविडेंड पेज वर्ड दिखे, पेड या पेज, तो आप उसे D0 अज्यूम करोगे ICAI के क्वेश्चन में। और अगर आपको टू बी पेड, डिविडेंड टू बी पेड वर्डिंग दिखे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, करंट डिविडेंड या प्रेजेंट डिविडेंड वर्डिंग दिखे तो उसे आपको D1 अज्यूम करना है। ठीक है, ये ICAI के असम्पशन है।
इसके बाद कई बार क्या होता है, आपको डिविडेंड दिया नहीं होता पर आपको मार्केट प्राइस दे रखी है और डिविडेंड यील्ड दे रखी है, तो आप निकाल सकते हो डिविडेंड मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड यील्ड। पर सर अब एक कंफ्यूजन आ गया, ये जो डिविडेंड आएगा ये D0 होगा या D1? तो आईसीआई के क्वेश्चन में आपको अजम्पशन क्या लेनी है, ये D1 होगा। आईसीआई के क्वेश्चन में अजम्पशन क्या होगी, ये D1 होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में ईपीएस दे रखा है और डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है, तो आप डिविडेंड निकाल सकते हो ईपीएस मल्टीप्लाई डिविडेंड पे आउट। पर ये D0 होगा या D1? आईसीआई के क्वेश्चन में अजम्पशन क्या होगी, ये D1 होगा। ये जो भी निकल के आएगा ये D1 होगा। चलिए इसके बाद हमने देखा कि वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स बेस्ड ऑन डिविडेंड बेस्ड मॉडल थे, और ऐसे केस में जब होल्डिंग पीरियड 1 साल हो। अब कई बार क्या है, होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा क्या, मतलब मैंने रिलायंस के शेयर में पैसा लगा दिया जिंदगी भर के लिए, मैंने बस ये नहीं सोचा कितने टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया। मल्टी होल्डिंग पीरियड है, 5 साल है, तो वही 5 साल के जो डिविडेंड मिलेंगे और 5 साल के एंड में जो प्राइस मिलेगी उसका पे भी कर लो। लेकिन उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 1 ईयर का मैंने समझाया, उसी तरीके से 2 साल का हो जाएगा, 3 साल का, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, वो चलता रहेगा। लेकिन अभी अपने को क्या समझना है कि अनलिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है, जिंदगी भर के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई टाइम मेरे पास मैंने फिक्स नहीं करा। तो ऐसे केस में आप वैल्यू कैसे पता करोगे? तो एक तो क्या केस हो सकता है कि जिस कंपनी में मैं पैसा लगा रहा हूँ उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है, जीरो ग्रोथ कंपनी है, तो कैसे आएगा? जो हर साल आपको डिविडेंड वो फिक्स मिलेगा, ग्रोथ नहीं है तो D1। और ये क्या है, एनुअल कैश फ्लो फॉरएवर। और एनुअल कैश फ्लो फॉरएवर को अगर कभी पीवी करना हो तो क्या करते हो, डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट मेरी क्या है, के, बस हो गया, P0 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या हो सकता है, आपसे के पूछ ली जाए, P0 और D1 दे रखा है, तो आप के निकालोगे, फॉर्मूला को थोड़ा घुमा दो, के इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि के परसेंटेज में आएगी इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया। अब दूसरा एक और सिनेरियो हो सकता है, आपने रिलायंस के शेयर में पैसा लगाया जिंदगी भर के लिए, लेकिन इस कंपनी में क्या है, ग्रोथ है, हर साल क्या है, ग्रोथ होगी 5% की। तो क्या है, मैं फर्स्ट ईयर एंड का डिविडेंड ले लूंगा, D1 ले रहा हूं मैं, ठीक है, D0 नहीं ले रहा। D0 लेता तो D0 1 + G करता, तो मैंने डायरेक्टली क्या ले रहा हूँ, D1, ठीक है। वही चीज एनुअल कैश फ्लो फॉरएवर है जिसमें ग्रोथ इंक्लूड होगी हर साल, डिवाइड बाय क्या करूं, डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट, के -G आ गया P0। और इसी से अगर के निकालनी हो, अगर P0 D1 G और दे रखा है आपको, तो के कैसे आ जाएगी, D1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। सिंपल सा है। ग्रोथ रेट क्वेश्चन में दे रखी है, नहीं दे रखी तो आप पता कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है ग्रोथ रेट का, रिटेंशन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो रिटर्न ऑन इक्विटी से या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, यानी ROE या ROI से आप अगर रिटेंशन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्रोथ रेट आ जाती है। इसके पीछे लॉजिक होता है कि यही फॉर्मूला क्यों बना वो अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पूरा टाइम उसी में लग जाएगा, वो फुल लेक्चर्स में अपन डिस्कस करते हैं। चलिए अब इसके बाद वेरिएबल ग्रोथ। अभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमने देखा हम जिंदगी भर के लिए पैसा लगा रहे हैं, लेकिन या तो ग्रोथ नहीं है या एक फिक्स ग्रोथ है जिंदगी भर। अब क्या हो सकता है, वेरिएबल ग्रोथ है, अलग अलग ग्रोथ है। यानी आपको क्या बोला, आप अगर रिलायंस कंपनी के शेयर में पैसा लगाओगे तो 5 साल तो आपको हम 5% की ग्रोथ रेट देंगे, और 5 साल के बाद जिंदगी भर हम आपको 7% की ग्रोथ रेट देंगे। 5 साल के बाद जिंदगी भर हम आपको 7% की ग्रोथ रेट देंगे। तो 5 साल 5% की ग्रोथ रेट देंगे ऐसा बोला, तो 5 साल के तो हम डिस्क्रीट कैश फ्लो निकालेंगे, यानी डिस्क्रीट डिविडेंड निकालेंगे। तो पहले साल का डिविडेंड वो कैसे आएगा, D0 1 प्लस ग्रोथ रेट 1, ग्रोथ रेट 1 क्या है 5%, डिवाइड बाय पीवी फैक्टर ऑफ फर्स्ट ईयर 1 प्लस KE ऑफ 1। सेकेंड ईयर का डिविडेंड कैसे आएगा, D1 में ग्रोथ ऐड कर देंगे तो D2 आएगा, यानी फर्स्ट ईयर का डिविडेंड D1, सेकंड ईयर का D2, D3, ऐसे हम पीवी करते जाएंगे 5 साल तक। ये तो हो गए डिस्क्रीट। अब 5 साल बाद क्या होगा, 6th ईयर ऑनवर्ड्स जिंदगी भर 7% की ग्रोथ रेट मिलने वाली है। तो DN मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है, DN का मतलब क्या है 5th ईयर, DN मेरा 5th ईयर था, तो 5th ईयर में मैं ग्रोथ ऐड करूंगा कौन सी 7% वाली, तो कब का कैश फ्लो आएगा 6th ईयर का। तो DN 1 प्लस G2 का मतलब जो दूसरी वाली ग्रोथ रेट है जो है 7%, तो 6th ईयर का कैश फ्लो आ गया। 6th ईयर का कैश फ्लो हर साल बस ग्रोथ रेट के साथ बढ़ता जाएगा, तो इसको पीवी करना है। अब डिस्काउंटिंग रेट क्या है मेरी 10% सपोज KE, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ क्या है जिंदगी भर मिलेगी एक 7%, तो उससे मैं माइनस कर देता हूँ, 10% माइनस 7% से मैंने माइनस कर दिया डिनोमिनेटर में। तो इससे क्या आ गई मेरी टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू कब की आई होगी, 6th ईयर ऑनवर्ड्स का था ये, तो मेरी टर्मिनल वैल्यू आई होगी 5th ईयर की, तो 5th ईयर के एंड की आई होगी। 5th ईयर के एंड की टर्मिनल वैल्यू आई होगी, तो इसे 5th ईयर के पीवी फैक्टर से पीवी कर लो। 5th ईयर का पीवी फैक्टर क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% की पावर कितनी हो जाएगी n, 1 प्लस 10% की पावर कितनी हो जाएगी n, n का मतलब वही 5th ईयर, n क्या है 5th ईयर, जो भी n मैंने यहाँ पे रखा है वो 5th ईयर है। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको बोला कि 5 साल तो 5% आपको मिलेगा डिविडेंड, और टर्मिनल वैल्यू आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दी। 5th ईयर के एंड में टर्मिनल वैल्यू हो जाएगी 400 रुपये। तो यानी जो आप 6th ईयर ऑनवर्ड डिविडेंड को पहले पीवी करते 5th ईयर के एंड में लाते, वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो मैंने PN बोला है। वो मैंने क्या बोला, PN, P ऑफ 5th ईयर। इसको हम डायरेक्टली 5th ईयर के पीवी फैक्टर से पीवी कर देंगे, यानी टर्मिनल वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है तो पीवी कर दो। उस केस में दिमाग मत लगाओ, क्योंकि टर्मिनल वैल्यू ऑलरेडी दे दी ना, हम टर्मिनल वैल्यू पता करते पहले, इन्होंने खुद ने दे दी। ठीक है, इसके मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, या आप देखना चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लेना। चलिए अब आगे दे सकते हैं।
अब ये जो मॉडल था वेरिएबल ग्रोथ वाला, इसे हम बोलते हैं 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। 2 स्टेज में किया ना, पहले 5% की ग्रोथ रेट के साथ, फिर 7% की ग्रोथ रेट के साथ। तो 2 स्टेज में हमने डिस्काउंट किया डिविडेंड को, तो इसे 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी बोला जाता है। इस केस में P0 कैसे निकालेंगे आपने देखा, लेकिन इस केस में मान लो आपको क्वेश्चन में P0 दे रखा है और आपसे पूछ लिया जाए कि KE क्या है, D0 D1 सब कुछ दे रखा है, ग्रोथ भी दे रखी है, KE आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे। ऐसे केस में अगर KE आपसे पूछ ली जाए तो आपको ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना पड़ेगा। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए मैंने कुछ प्रोसेस लिखा है। सबसे पहले जो लास्ट ग्रोथ रेट, अपने एग्जांपल में लास्ट ग्रोथ रेट क्या थी 7%, जो जिंदगी भर मिलने वाली थी, उसको मानो कि सिर्फ अकेली यही ग्रोथ रेट होती, यानी जिंदगी भर फर्स्ट ईयर से लेकर जिंदगी भर अगर 7% की ग्रोथ रेट मिलती तो क्या KE आती। तो सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला लगा के वो KE निकाल लो। तो ये एक रफ रेट आती है, रफ KE आ जाएगी आपके पास। इस रफ KE में 2 to 4% का एडजस्टमेंट करो, 2% या 3% का आप एडजस्टमेंट करो, प्लस करो या माइनस करो, जो आपको अंदर से गट फीलिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग। 2 से 4% का एक एडजस्टमेंट करो, तो ये आ जाएगी एडजस्टेड KE। अब जो आपके फ्यूचर के कैश फ्लो हैं, इनको इस एडजस्टेड KE से PV करो, आपके पास P0 आएगा। अब आप देखो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एक मार्केट प्राइस दे रखी होगी ना, P0 ऑलरेडी दिया होगा। मान लो क्वेश्चन में P0 दे रखा है 100, आपने जो P0 निकाला वो आ रहा है 900 रुपीज़। इसका क्या मतलब है कि आप जिस डिस्काउंटिंग रेट से PV कर रहे हो उससे 900 रुपये वैल्यू आ रही है, लेकिन आपको 1000 के बराबर लानी है। डिस्काउंटिंग रेट वही तो निकालनी है जो 1000 के बराबर ला दे। क्वेश्चन में 1000 दिया हुआ है P0, तो यानी अब मुझे क्या करनी है, मेरी 900 वैल्यू आ रही है, यानी मेरी वैल्यू बढ़ानी है, P0 मुझे बढ़ानी है। P0 बढ़ानी है तो डिस्काउंटिंग रेट कम करनी पड़ेगी। आपको पता है डिस्काउंटिंग रेट कम होती है तो वैल्यू बढ़ती है, और डिस्काउंटिंग रेट बढ़ती है तो वैल्यू कम होती है। तो मुझे डिस्काउंटिंग रेट कम करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने डिस्काउंटिंग रेट जो एडजस्टेड की है वो 14% ली थी, तो मैं एक बार 12% लूँगा, 12% से वैल्यू निकालूंगा। फॉर एग्जाम्पल 12% से मेरी वैल्यू आई 1020। अब इसका क्या मतलब है, 12% पे 1020 है, मुझे 1000 के बराबर लाना है, यानी KE को थोड़ा कम करना है। यानी KE मेरी कहाँ एग्जिस्ट करती है, 12 to 14% के बीच। मेरी KE कहाँ एग्जिस्ट करती है, 12 to 14% के बीच, क्योंकि 1020 वैल्यू आई 12% KE पर, 1020 वैल्यू कहाँ पे है 12% KE पर। यानी अब मुझे वैल्यू कम करनी है तो KE बढ़ानी है, यानी 12% से कुछ बढ़ानी है, 14% से कुछ कम करनी है। यानी अगर मेरी KE किसी 2 रेट के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करती है डेसिमल्स में, जो मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मुझे इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। इंटरपोलेशन कैसे करेंगे, नॉर्मल तरीका आप हमेशा से जानते हो, लोअर रेट प्लस वैल्यू एट लोअर रेट माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू। लोअर रेट आपकी कितनी है 12%, प्लस वैल्यू एट लोअर रेट क्या है आपकी 1020, रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी है 1000, डिवाइड बाय वैल्यू एट लोअर रेट 1020। हायर रेट पे वैल्यू क्या आई वो माइनस कर दो 900, मल्टीप्लाई बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट 14 माइनस 12। बस ये आपको हो जाएगा इंटरपोलेशन। इसी का एक और फॉर्मूला कई बार ICAI लिख देता है, वो क्या लिख देता है LR प्लस NPV एट LR। NPV एट LR क्या है, वैल्यू एट LR माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू, और डिवाइड में भी ये क्या कर देता है NPV एट LR माइनस NPV एट HR। बस फॉर्मूला से कोई आंसर चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैंने जिस पे टिक लगाया है ICAI मोस्टली वो फॉर्मूला यूज में लेता है, और आपको भी वही यूज में लेना है इंटरपोलेशन करने की रिक्वायरमेंट पड़े। पर ये वाला क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है जो मैंने क्लास में भी करवाया था, लेकिन ये क्वेश्चन पिछले 8-10 साल से ICAI ने पूछा नहीं है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर कभी पूछ ले गलती से तो आपको कर देना है, बाकी इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस कम बनते हैं ये KE पूछने के इस तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड से। चलिए अब आगे चलते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी हमें करना है अर्निंग बेस्ड मॉडल से। अर्निंग बेस्ड मॉडल से डिविडेंड बेस्ड मॉडल अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अर्निंग बेस्ड मॉडल से हम वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे करेंगे। अर्निंग बेस्ड मॉडल में सबसे पहला है अर्निंग ग्रोथ मॉडल। अर्निंग ग्रोथ मॉडल क्या है, पहले हम डिविडेंड को यूज में ले रहे थे, अब हम अर्निंग्स को यूज में लेंगे। इक्विटी शेयर के लिए अवेलेबल अर्निंग्स को हम क्या बोलते हैं EPS। तो EPS ऑफ फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय KE माइनस G, कि अर्निंग जिंदगी भर मिलेंगी तो डिवाइडेड बाय KE माइनस G, जो भी ग्रोथ रेट होगी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब सेम वही है। अब उन्हीं चीज़ों को अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। या फिर P रेशियो या P मल्टीपल अप्रोच। P रेशियो P मल्टीपल अप्रोच में कैसे निकालेंगे हम P0। P रेशियो का फॉर्मूला MPS डिवाइडेड बाई EPS। मान लो क्वेश्चन में P रेशियो और EPS दे रखा है, तो MPS निकाल सकते हो। MPS इक्वल टू P रेशियो मल्टीप्लाई बाई EPS। MPS ही क्या है P0। इसके बाद एक और अप्रोच होती है एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड यील्ड बेस्ड मॉडल। इसमें आपकी वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगी, एक्चुअल यील्ड परसेंटेज डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। क्या है ये, डिविडेंड बेस्ड मॉडल ही है। ठीक है, इसको अगर मैं और एक्सप्लेन करूँ तो ये डिविडेंड बेस्ड मॉडल ही निकल के आएगा। कैसे आएगा समझो। एक्चुअल यील्ड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल यील्ड परसेंटेज कैसे निकलती है, यील्ड ऑन इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। कंपनी आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, एक शेयर होल्डर को 10 रुपये की यील्ड देती है, यानी 10 रुपये की यील्ड देने का मतलब क्या है, 10 रुपये का डिविडेंड देती है, बस यही है इसका मतलब। लेकिन वर्डिंग चेंज हो जाती है, 10 रुपये की यील्ड देती है। तो 10 डिवाइडेड बाय एक इक्विटी शेयर मान लो 100 रुपये का है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी एक्चुअल यील्ड परसेंटेज कितनी आ गई 10%। तो अब फॉर्मूला देखो वैल्यू ऑफ शेयर का क्या है, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर को अगर 10% से मल्टीप्लाई करूँ, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर वही 100% में मानता हूँ, और 10% मेरी एक्चुअल यील्ड है, तो क्या आया 10 क्या था मेरा डिविडेंड। डिवाइड में एक्सपेक्टेड यील्ड परसेंटेज क्या है, एक्सपेक्टेड यील्ड परसेंटेज का होता है
मतलब होता है नॉर्मल मार्केट रिटर्न, मार्केट में जनरली क्या रिटर्न मिल रही है और उसमें हम जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्क प्रीमियम ऐड या लेस कर देंगे। अगर उसमें रिस्क ज़्यादा है तो रिस्क प्रीमियम ऐड हो जाएगा और मार्केट के कंपैरिजन में सिक्योरिटी में रिस्क कम है तो रिस्क प्रीमियम लेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो वो आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड यील्ड परसेंट। यानी इसको अगर मैं नॉर्मली अगर थोड़ा लॉजिकली सोचूं तो ये क्या निकल रहा है, रिक्वायर्ड रिटर्न निकल रही है, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, याद आ गया, वही फॉर्मूला है। बस इस तरीके से भी आपसे आ सकता है, क्वेश्चन हो सकता है जिसमें एक्चुअल यील्ड, एक्सपेक्टेड यील्ड ये सब दे दे आपको और फिर आपको निकालना पड़े। तो इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। अब आपको देखो ऐसे क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड यील्ड भी निकालनी पड़ेगी, नॉर्मल मार्केट रिटर्न गिवन होगी, रिस्क प्रीमियम आपको ऐड या लेस करना पड़ेगा। रिस्क प्रीमियम हम कैसे पता करेंगे कि रिलायंस की कंपनी में कितना रिस्क प्रीमियम है मार्केट के कंपैरिजन में। बीटा वगैरह अवेलेबल नहीं होगा, कुछ रेशियोज के बेसिस पे पता करेंगे। आपको कुछ रेशियोज कैलकुलेट करने रहेंगे, क्वेश्चन में लिखा होगा। तो रेशियोज क्या क्या हो सकते हैं, एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए ताकि इंटरेस्ट कवर कर ले, मतलब हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट को कवर करने से कितना टाइम्स है। मान लो मेरा इंटरेस्ट 100 है और मेरा प्रॉफिट 1000 है, तो मैं बोलूँगा कि मेरा प्रॉफिट 10 टाइम्स कवर कर सकता है इंटरेस्ट को। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। EBIT क्यों यूज में लिया बताओ, अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लेता तो वो क्या इंटरेस्ट को कवर करता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो ऑलरेडी इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें इंटरेस्ट माइनस ना हुआ हो, यानी EBIT। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो यानी अगर ये मेरी कंपनी का मार्केट से ज़्यादा है तो मेरी कंपनी में रिस्क कम है, यानी रिस्क प्रीमियम में से लेस होगा, और मेरी कंपनी का मार्केट से कम है ये तो रिस्क प्रीमियम मेरी कंपनी में ज़्यादा मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे। फिर एक और रेशियो हो सकता है फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो। फिक्स्ड इंटरेस्ट आप लोगे और फिक्स्ड डिविडेंड कहाँ पे होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड में। तो इसको कवर करने वाला आपको रेशियो निकालना है। इसको कवर करने वाला प्रॉफिट कौन सा होगा बताओ, फिक्स्ड डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड को कौन कवर करता है, पैट, क्योंकि पैट में से ही तो हम प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं। लेकिन सर पैट में इंटरेस्ट तो कवर होता नहीं, वो लेस हो चुका है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपका इंटरेस्ट इसमें पैट में इंटरेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे गलती से मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड लिखा हुआ है, एक सेकंड रुको, इसको मैं यहाँ पे हाथ के हाथ चेंज कर देता हूँ। पैट में हम क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट। पैट में हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। इन दोनों को कवर कर ले, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कम रिस्क होगी, उतना ही बेनिफिशियल है। इसके बाद कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो के बेस पे भी डिसीजन लेते हैं। ये बताता है फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स कितने हैं डिवाइडेड बाय वेरिएबल, हाँ आपके फंड्स कितने। वेरिएबल फंड का मतलब जिन पे इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड फिक्स पे नहीं करना, आपके ऊपर है, ठीक है। वो कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो फिक्स्ड कौन से होते हैं, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जहां भी आती है उसके साथ रिजर्व एंड सरप्लस यूज में ले लिया जाता है इक्विटी फंड्स के साथ। इक्विटी फंड्स का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ही रिस्क ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, जितने आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड ज़्यादा होंगे, आपको फिक्स इंटरेस्ट जितना ज़्यादा आपको पे करना है उतनी ज़्यादा रिस्क है। तो जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतनी ही ज़्यादा रिस्क होगी, यानी उतना बेनिफिशियल नहीं है ये। जितना कम होगा उतना बेनिफिशियल है, ठीक है। इनके बेसिस पे आप रिस्क प्रीमियम डिसाइड कर लोगे, क्वेश्चन में आपको डिटेल मिलेगी। इसके बाद अर्निंग बेस्ड मॉडल में एक मॉडल होता है गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल में आपकी P0 कैसे निकालते हैं, ये एक्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G आपने देखा था, बस उसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया। गॉर्डन ने थोड़ा दिमाग लगाया अपना नाम बनाने के लिए। इसने क्या किया, EPS 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस B डिवाइडेड बाई KE माइनस BR। B और R दो चीज़ें अलग आ रही है। B का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, R का मतलब होता है ROE। EPS में अगर मैं 1 माइनस B करूँ यानी रिटेंशन रेशियो माइनस करूँ तो क्या आएगा, डिविडेंड। तो D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस BR। B का मतलब है रिटेंशन रेशियो, R का मतलब है ROE। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ग्रोथ रेट। तो KE माइनस G, तो वही फॉर्मूला है, बस उसको इसने घुमा के प्रेजेंट कर दिया और अपना नाम कमा लिया। चलिए आ जाए क्वेश्चन में एग्जाम में। तो इस तरीके से आपको करना है गॉर्डन मॉडल से। वोल्टर मॉडल क्या बोलता है, इसने गॉर्डन मॉडल को ही अपनाया पर थोड़ा इसने एडवांस लेवल चीज़ बताई। इसने क्या बोला, देखो आपको वैल्यूएशन करना है तो डिविडेंड तो मिलेगा ही, आपको एक डिविडेंड मिलता है, लेकिन कंपनी के शेयर का अगर वैल्यूएशन कर रहे हैं तो जो अर्निंग्स, मान लो कंपनी ने 100 रुपये कमाए थे, 40 रुपये का डिविडेंड बांट दिया, जो 60 रुपये की अर्निंग्स है वो भी तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी कहीं ना कहीं पर, उससे भी तो इनकम आएगी। जो कंपनी अपने पास रिटेन्ड अर्निंग बचा लेती है उसको क्या करती है, बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर देती है और बिजनेस में फिर पैसा कमाती है। तो वो भी तो इक्विटी शेयर के वैल्यूएशन में आना चाहिए। तो इसने बस वही चीज़ करी। इसने बोला डिविडेंड तो ले लो, प्लस कर दो अर्निंग माइनस डिविडेंड यानी रिटेन्ड अर्निंग्स। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या, रिटर्न। रिटेन्ड अर्निंग्स की रिटर्न कैसे आएगी, मल्टीप्लाई बाई आर का मतलब है ROE। रिटेन्ड अर्निंग्स को रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो, रिटर्न ऑन इक्विटी से। डिवाइडेड बाई KE करने से इसका PV हो गया, और डिवाइडेड बाई इस पूरे न्यूमरेटर का डिवाइडेड बाई KE करने से क्या आ जाएगा, P0 आ जाएगा। ये है वोल्टर्स मॉडल। इस पे अभी आपको क्वेश्चन एक भी नहीं दिया हुआ है वोल्टर्स और गॉर्डन मॉडल पे, पर एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, फॉर्मूला में बहुत ईजी है।
चलिए इसके बाद लास्ट मॉडल आपका इक्विटी शेयर के वैल्यूएशन में कैश फ्लो बेस्ड मॉडल। कैश फ्लो बेस्ड मॉडल में आप इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे करोगे? देखो दो तरीके के कैश फ्लो होते हैं, एक फ्री कैश फ्लो टू फर्म FCFF और एक फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स FCFE। इस चैप्टर में जो आपके काम में आने वाला है वो है FCFE। तो FCFF क्यों लिखा है मैंने? FCFF समझ जाओगे तो FCFE भी समझ में आ जाएगा। पहले FCFF समझते हैं ये क्या काम का है। ये कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर में आपके काम आएगा, वहाँ डिटेल में अपन देखते हैं इस चीज़ को। फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म को हम दूसरा नाम दे सकते हैं फ्री कैश फ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब होता है कि ऐसे कैश फ्लो जो डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस तीनों लोगों के लिए है। ऐसे कैश फ्लो जो डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस तीनों लोगों के लिए। आप अगर एक कंपनी स्टार्ट करते हो, उसमें अगर आपको 100 रुपये की कैपिटल चाहिए होती है तो हो सकता है आपने 50 रुपये इक्विटी वालों से लियो, 30 रुपये प्रेफरेंस से लियो, 20 रुपये डेट से लियो। अब ये कंपनी पैसा कमाएगी तो इसमें मान लो इस कंपनी ने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो इसमें शेयर कौन कौन मांगेगा? तीनों लोग मांगेंगे, तीनों ने बोला हमने पैसा लगाया है। तो ऐसा कैश फ्लो पता करना जो तीनों लोगों में बटेगा, इक्विटी में बटेगा, प्रेफरेंस में भी, डेट में भी, वो होता है FCFF। वो कैसे निकालोगे? इनकम ले लो, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दो। हम जो कैश फ्लो निकालते हैं वो ऑपरेटिंग ही निकालते हैं। FCFF, FCFE जितने भी कैश फ्लो निकालेंगे वो ऑपरेटिंग निकालेंगे मेजरली। तो FCFF क्या है? इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, EBDIT आ जाएगा। फिर इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो EBIT आ जाएगा। EBIT में से हमें क्या लेस करना चाहिए? इंटरेस्ट। पर अब हम वो लेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लो निकाल रहे हैं, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस, यानी तीनों को ओनर मान रहे हैं। और ओनर का पेमेंट कभी भी P&L में लेस करते हो क्या? आप उसको अलग से बाद में दे दो। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड होता है, पैट निकालने के बाद लेस करते हो। तो ओनर का तो प्रॉफिट हमें निकालना ही है ना, तीनों को क्या क्या मिलने वाला है वो निकालना है। अगर मैं यहाँ पे डेट का लेस कर दूँ इंटरेस्ट डायरेक्टली, तो फिर कैसे निकलेगा कि डेट को क्या देना है? वो तो ऑलरेडी लेस हो चुका है। तो हमें ऐसा निकालना है जो तीनों को मिलेगा, तो इसलिए हम इंटरेस्ट यहाँ पे लेस नहीं करते हैं। ये लॉजिक होता है इसके पीछे। तो EBIT में तो हम डायरेक्टली टैक्स लेस कर देते हैं, टैक्स ऑन EBIT, तो हमारा आ जाता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमें कैश फ्लो निकालना है तो नॉन कैश आइटम ऐड करना है। तो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे वो ऐड कर दो, नॉन कैश इनकम होंगी वो लेस कर दो। मेजरली आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे रखा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ डेप्रिसिएशन यूज में लिया है। तो आप डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड बैक कर दो। इसके बाद हम ये कैश फ्लो निकालना है तो हो सकता है ना कंपनी, हम कैश फ्लो क्या होता है क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है, ये कंपनी आपने बिजनेस लगाई 5 साल तक, ये कैश फ्लो मिलेंगे, ये इनकी अर्निंग होगी, ये डेप्रिसिएशन होगा, यहाँ पे फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना होता है। तो अब आप फ्यूचर में अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे हर साल, वो लेस कर दो, ठीक है। या आप कोई फिक्स एसेट ऑलरेडी है उसको बेचोगे, वो ऐड कर दो, यानी चेंजेस इन फिक्स एसेट ऐड या लेस करोगे, जिसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हो। या फिर कोई वर्किंग कैपिटल में, नॉन कैश वर्किंग कैपिटल में चेंजेस होते हैं, वो एड लेस करोगे। नॉन कैश वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और नॉन कैश वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स में सारे आइटम ले लो कैश को छोड़कर, और उसमें से फिर करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो, तो वो होती है नॉन कैश वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल जीरो टाइम पे मैंने वर्किंग कैपिटल 100 लगाई, फर्स्ट ईयर के एंड में 150 मेरे को लगानी है वर्किंग कैपिटल टोटल। तो बताओ फर्स्ट ईयर में मेरे को वर्किंग कैपिटल कितनी बढ़ानी है? 50 रुपीज़ से। तो मेरे को लेस करना पड़ेगा 50, क्योंकि मेरा खर्चा होने वाला है ना वर्किंग कैपिटल में। और अगर मेरी मान लो फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे वर्किंग कैपिटल 80 रुपये करनी है, अभी 100 रुपये है, तो यानी 20 रुपये से मुझे कम करनी है, तो 20 रुपीज़ ऐड करूंगा कि पैसा वापस आएगा। तो चेंजेस इन नॉन कैश वर्किंग कैपिटल ऐड या लेस होते हैं। नॉन कैश ही क्यों करते हैं सर हम? इसके बाद आपका FCFF आ जाएगा। नॉन कैश क्यों करते हैं वर्किंग कैपिटल? उसका मतलब समझो, आप निकाल क्या रहे हो? आप निकाल ही कैश बैलेंस रहे हो जो सबके लिए अवेलेबल होगा, तो इसलिए कभी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर अगर हम बाद में कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं, ओवरऑल कंपनी की टोटल वैल्यू निकालते हैं, उसमें ऐड होता है, वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन अभी आपको समझना जो है था वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी आ जाएगा FCFF, और अगर इस FCFF को आप, यह FCFF किसके लिए? तीनों लोगों के लिए, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस। तो इसको अगर डिस्काउंट करना पड़ेगा तो तीनों लोगों की डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट करना पड़ेगा। और तीनों लोगों की डिस्काउंटिंग रेट को हम क्या बोलते हैं? WACC, जो कि होती है KO। उससे हम डिस्काउंट कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ फर्म। तो FCFF 1 डिवाइडेड बाई KO माइनस G, ठीक है, सिंपल है। ये आपको इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, आपको इस चैप्टर में काम में आएगा FCFE, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि हम वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? सेम वही है, इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, EBDIT आ जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन, EBIT आ जाएगा। अब EBIT में तो इंटरेस्ट लेस करें कि नहीं करें? यहाँ लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किसके लिए कैश फ्लो निकालना चाह रहे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा, नेट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी के पास कितना पैसा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा कितना बचा है कंपनी के पास, वो हमें निकालना है। तो इंटरेस्ट, जितने भी बाकी के लोग हैं, डेट, प्रेफरेंस, सबका पैसा लेस कर दो। तो हमने लेस कर दिया इंटरेस्ट, तो आ गया EBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस कर दो टैक्स ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आ जाएगा EAT या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नॉर्मल आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लिया। अब इसमें से हमें इक्विटी के लिए कैश फ्लो निकालना है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस वाले लोगों का डिविडेंड लेस कर दो, ठीक है। प्रेफरेंस का कोई रीपेमेंट किया प्रिंसिपल का, वो भी लेस कर दो। डेट का इंटरेस्ट ऑलरेडी लेस हो चुका है, डेट का रीपेमेंट लेस कर दो, ठीक है।
आपने कोई नए प्रेफरेंस शेयर या नई डेट इशू करी है वो ऐड कर दो, वहाँ से पैसा आएगा ना। इसके बाद डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम था उसे ऐड बैक करो। चेंजेस इन फिक्स्ड एसेट्स एडलेस करने हैं और चेंजेस इन नॉन कैश वर्किंग कैपिटल भी एडलेस करने हैं। इनके पीछे रीजन क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया। ये जो 3 आइटम है, डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट के चेंजेस और नॉन कैश वर्किंग कैपिटल के चेंजेस, ये 3 चेंजेस सिर्फ हम इक्विटी पोर्शन का कितना शेयर है उतना ही लेंगे इन 3 चेंजेस में। ऐसा क्यों? फिर समझो। देखो, कंपनी मान लो 2 साल बाद कंपनी को 1 लाख रुपए की मशीन खरीदनी है, यानी लेस होगा 1 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर अब क्या होगा ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हम पैसा निकालें, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना बचेगा? तो 1 लाख रुपए बताओ कंट्रीब्यूट कौन कौन करेगा? कंपनी में तो पैसा इक्विटी ने भी लगाया था, प्रेफरेंस ने भी, डेट ने भी। तो अब इक्विटी वाला क्या बोलेगा, यार तुम तीनों, अपन तीनों एक तरीके से ओनर का काम कर रहे हैं, मेरे लिए कैश फ्लो निकल रहा है। तो 1 लाख रुपए में मान लो मेरा 50% मैंने पैसा लगाया, 30% प्रेफरेंस ने लगाया, 20% डेट ने लगाया है, यानी 1 लाख का 50,000 मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो मेरे इस कैश फ्लो में तो 50,000 ही लेस करो ना, पूरा 1 लाख क्यों कर रहे हो? 1 लाख में से 30% प्रेफरेंस को करना है और 20% डेट को। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ इक्विटी का पोर्शन ही लेस किया जाता है, एड या लेस किया जाता है। डेप्रिसिएशन ऐड जो करते हो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन कैश वर्किंग कैपिटल में। तो सर डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक करते टाइम तो आप इक्विटी पोर्शन की बात कर रहे हो, और जब हम इनकम में ईबीडीआईटी में से डेप्रिसिएशन लेस करे थे तब फुल कर दिया आपने डेप्रिसिएशन लेस। ऐसा क्यों? क्योंकि सर टैक्स बेनिफिट जो है, टैक्स सेविंग है, वो तो फुल डेप्रिसिएशन पे मिलेगी ना। हमने लेस क्यों किया था? टैक्स सेविंग निकालने के लिए। डेप्रिसिएशन को ऐड बैक क्यों किया? कैश फ्लो निकालने के लिए। ठीक है, अगर लॉजिक समझ में आते हैं ठीक है, नहीं तो बस ये याद करना ही है। बाकी डिटेल लॉजिक पूरे लेक्चर्स में डिस्कस होते हैं, जो भी करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा एफसीएफई। एफसीएफई को आप क्या कर लो, डिस्काउंट कर लो, तो आ जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी। एफसीएफई को डिस्काउंट कैसे करोगे? कौन सी रेट यूज में लोगे यहाँ पे? जब कैश फ्लो इक्विटी के है तो डिस्काउंटिंग रेट भी इक्विटी की होगी, जो कि होती है केई। तो एफसीएफई 1 डिवाइडेड बाई केई माइनस जे। हम ये मान रहे हैं कि ये जो कैश फ्लो है जिंदगी भर मिलेंगे, या फिर आपको हर साल दे रखे 3 साल तक मिलेंगे, उस अकॉर्डिंग कर लो। मतलब वो तो आपको समझ में आ गया होगा ना, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स के बेसिस पर कितने साल का कैसा कैश फ्लो है वैसा पे भी कर लो। मैंने एक बेसिक फॉर्मूला आपको दे दिया है। अब इसके बाद देखो, हमने वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी कंप्लीट कर लिया है। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो थोड़ा अलग हो जाता है, मतलब अपन उसे वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने अलग टॉपिक दिया, वैल्यूएशन ऑफ राइट्स। ये क्या है? राइट इशू जो होते हैं उनका वैल्यूएशन करना। राइट शेयर्स जो होते हैं, राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है? कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलती है कि हम एक इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, आप चाहो तो इन्हें मार्केट प्राइस से सस्ते पर ले सकते हो। मार्केट प्राइस में मेरा शेयर 100 रुपये का है और जो हम इशू कर रहे हैं आप लोगों को, आप चाहो तो 70 रुपये में खरीद सकते हो। लेकिन ये फायदा किनको मिलता है? सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो इन्हें बोला जाता है राइट इशू। इन राइट इशू का वैल्यूएशन कैसे होगा? इसके लिए देखो स्टेप्स में कैलकुलेशन करनी होती है। सबसे पहले आपको थियरिटिकल एक्स राइट प्राइस चाहिए। सबसे पहले थियरिटिकल एक्स राइट प्राइस या एक्स राइट वैल्यू आपको चाहिए होती है, इसके बिना आप राइट का वैल्यूएशन नहीं कर सकते। एक्स राइट प्राइस क्या होती है? एक फटाफट से आप समझो, एक कंपनी है उसने राइट इशू अनाउंस किया, तो क्या होता है इसकी मार्केट में इस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ती चली जाती है जैसे ये राइट इशू अनाउंस करती है। क्यों? क्योंकि अब जो भी इस कंपनी के शेयर खरीदेगा उसके पास क्या फ़ायदा रहेगा कि वो राइट इशू कर सकता है, उसको मार्केट के कंपैरिजन में कंपनी से सस्ते शेयर मिल जाएंगे। इसलिए लोग इसके कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ा देते हैं, जिससे इसकी मार्केट में प्राइस बढ़ जाती है। तो जो मार्केट में प्राइस चल रही होती है, जो आ जाती है, उसे हम बोलते हैं कम राइट प्राइस, कि राइट का कंपोनेंट इंक्लूड करके ये प्राइस। लेकिन जैसे ही कंपनी का राइट इशू खत्म होने को होता है या खत्म हो जाता है, तो इसके शेयर की प्राइस एकदम से गिरने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो मार्केट में प्राइस आई थी उसके अंदर राइट का कंपोनेंट इंक्लूडेड था, लेकिन जैसे ही राइट खत्म हो गए, राइट इशू की जो एक्सपायरी डेट है वो खत्म हो गई, उसके बाद क्या है, अब इसके अंदर राइट का कंपोनेंट नहीं रहा, तो इसमें से मार्केट प्राइस में से राइट का कंपोनेंट हट जाएगा, तो सिंपल सी बात है मार्केट में वैल्यू गिर जाएगी। बाकी डिटेल में मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया, वो अलग से अपन करते हैं। तो थियरिटिकल एक्स राइट प्राइस आप कैसे निकालोगे? वो प्राइस आपको निकालिए, वो प्राइस निकालिए। कौन सी प्राइस? जब राइट इशू खत्म हो जाएगा तो इस शेयर की, कंपनी के शेयर की मार्केट में क्या प्राइस हो जाएगी। हम एक एस्टिमेशन के बेसिस पे थियरिटिकल प्राइस निकाल रहे हैं, एक्चुअल मार्केट में क्या होगी वो तो मार्केट वाले जाने, ठीक है, डिमांड सप्लाई के बेस पे चलता है। लेकिन हम एक थियरिटिकल वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि जब राइट इशू खत्म हो जाएगा, जब क्या प्राइस हो जाएगी। तो वो कैसे निकालोगे? आज के दिन क्या प्राइस है मार्केट में, उसको आज के दिन कंपनी के कितने शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कंपनी जो राइट इशू लेके आ रही है वो कितने शेयर है और राइट इशू कितनी प्राइस पर ऑफर कर रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये टोटल वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर इशू, बस ये आ जाएगी आपकी एक्स राइट प्राइस। थियरिटिकल एक्स राइट प्राइस आ गई। अब आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है थियरिटिकल वैल्यू पर राइट शेयर निकालो। थियरिटिकल वैल्यू पर राइट शेयर को दूसरा डायरेक्टली पूछा जा सकता है वैल्यू ऑफ राइट निकालो। एक राइट की वैल्यू कितनी है, एक राइट की वैल्यू कितनी है। तो सिंपल सा है, देखो राइट इशू जब खत्म होंगे, फॉर एग्जांपल उस दिन जो प्राइस आएगी वो है 40, यानी मेरी एक्स राइट प्राइस कितनी है 40, और राइट इशू मेरे को मिल रहे थे 30 रुपीज़ में। राइट इशू जो हुआ था वो 30 रुपीज़ में हुआ था, कंपनी ने अपना शेयर 30 रुपये में बेचा था अपने शेयर होल्डर्स को। तो बताओ एक राइट की वैल्यू कितनी है भाई। एक शेयर जिसको मिला होगा वो 40 रुपये का हो गया मार्केट में, और कंपनी से कितने का मिला था उसको 30 का। तो बताओ एक राइट की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़। तो एक्स राइट प्राइस माइनस राइट इशू प्राइस। अब यही आपसे पूछ लिया जाता है थियरिटिकल वैल्यू पर ओरिजिनल शेयर। जो राइट
एक राइट की जो वैल्यू है उसे पर ओरिजिनल शेयर भी पूछ लिया जाता है। इसका मतलब बताओ सर, समझ में नहीं आया। इसका मतलब क्या है, जो 10 रुपये अभी हमने वैल्यू ऑफ राइट निकाली है वो ओरिजिनल शेयर के बेस पे बताओ। ओरिजिनल शेयर के बेस का मतलब क्या है, कंपनी ने सपोज ऐसा बोला था कि जिस बंदे के पास 4 शेयर होंगे उसको एक राइट शेयर मिलेगा, जिस बंदे के पास 4 शेयर होंगे उसको एक राइट मिलेगा। तो एक राइट मिला, उसकी वैल्यू है 10 रुपीज़। लेकिन ये 10 रुपीज़ कब मिल रही होगी किसी पर्सन को वैल्यू, मान लो मेरे पास 4 शेयर थे, तब जाके मुझे 10 रुपये का बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि 4 शेयर थे तब जाके मुझे एक राइट शेयर मिला होगा, और एक राइट शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपये। तो मुझे 10 रुपये का बेनिफिट कब हुआ होगा, जब मेरे पास ओरिजिनली 4 शेयर थे। तो मेरे पास ओरिजिनल शेयर के बेसिस पे अगर मैं बेनिफिट निकालूँ तो मुझे कितना बेनिफिट हुआ पर ओरिजिनल शेयर, तो 10 रुपये का बेनिफिट कब हुआ, जब मेरे पास ओरिजिनली 4 शेयर थे। तो 10 डिवाइडेड बाई 4 यानी 2.5 रुपये, 2.5 रुपीज़ ओरिजिनल शेयर की वैल्यू आई है, थियोरेटिकल वैल्यू पर ओरिजिनल शेयर। तो थियोरेटिकल वैल्यू पर राइट शेयर ले लो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ओरिजिनल शेयर्स रिक्वायर्ड टू बाय 1 राइट शेयर, कि एक राइट शेयर खरीदने के लिए ओरिजिनल शेयर्स कितने चाहिए, उससे डिवाइड कर लो। इसके बाद इस पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वैल्यूएशन ऑफ राइट में, कि राइट इशू का इफेक्ट क्या है शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर। जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी में पैसा लगा रखे थे, उनकी वेल्थ पर क्या इफेक्ट आएगा राइट इशू का। अगर शेयर होल्डर राइट इशू एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उनकी वेल्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे, इसकी कैलकुलेशन कैसे करके दिखाओगे। अगर मान लो राइट इशू नहीं होते तो उससे पहले उनकी वैल्यू क्या रहती, जो उनके पास शेयर थे ओरिजिनल शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट में जो प्राइस है वो प्राइस रहती है। लेकिन राइट इशू के बाद क्या होगा, उनका वैल्यूएशन निकालो। राइट इशू के बाद वैल्यूएशन क्या होगा, उनके पास टोटल शेयर्स इंक्लूडिंग राइट शेयर आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने राइट इशू को एक्सरसाइज कर लिया। उसको मल्टीप्लाई करोगे कौन सी प्राइस है, एक्स राइट प्राइस, क्योंकि राइट इशू के प्राइस तो राइट इशू के बाद तो मार्केट में यही तो प्राइस होने वाली है। लेकिन ये आ गई इनकी वैल्यू, लेकिन इन्होंने कुछ पेमेंट भी तो किया होगा राइट इशू को एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो पेमेंट लेस करो। पेमेंट कितना क्या होगा, जितने राइट शेयर इन्होंने खरीदे मल्टीप्लाई बाय राइट इशू प्राइस, ये लेस कर दो। तो वैल्यू आफ्टर राइट निकाल ली आपने, वैल्यू बिफोर राइट निकाल ली, ये दोनों निकालोगे ना सेम ही आएगी। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना, कभी भी अगर शेयर होल्डर राइट इशू का एक्सरसाइज कर लेता है तो उसकी वेल्थ में कभी भी चेंज नहीं आता, ये हमने वेरिफिकेशन कर दिया। दूसरा, अगर शेयर होल्डर राइट को सेल कर देता है तो उसकी वैल्यू में चेंज आता है क्या, तो भी उसकी वैल्यू में चेंज आता है। इसे वेरीफाई कैसे करोगे, राइट को सेल करने का मतलब है, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी के मेरे पास शेयर थे, उन्होंने मुझे राइट इशू अनाउंस किया, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा दोस्त आया, उसने बोला यार तुझे रिलायंस वाले सस्ता शेयर दे रहे हैं, मुझे ज़रूरत है शेयर की, तू मुझे दे दे राइट इशू। मतलब राइट इशू आप सेल कर सकते हो, अब वो पर्सन जाके रिलायंस का शेयर राइट इशू के थ्रू खरीद सकता है। ठीक है, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो राइट इशू सेल करूँगा, उस केस में क्या होगा, वैल्यू बिफोर राइट तो वही ओरिजिनल शेयर मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग एमपीएस कर लोगे। वैल्यू आफ्टर राइट क्या आएगी, आफ्टर राइट के बाद भी मेरे पास शेयर तो उतने के उतने ही रहे, 10,000 जो मान लो मेरे पास पहले 10,000 थे, क्योंकि मैंने खरीदे थोड़े ना, और एक्स राइट प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन मैंने जो राइट बेचे उसके लिए मेरे पास पैसा आया होगा, जो मेरे फ्रेंड को बेचे, सेल ऑफ राइट क्या होगा, तो जितने राइट शेयर्स मेरे पास होंगे उतने मैंने बेचे होंगे, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ राइट। बेचूंगा किस वैल्यू पर, ये देखो, ये असम्पशन ली जाती है इस केस में कि आपने किस वैल्यू पर बेचा होगा, एक राइट की जितनी वैल्यू थी ना उस वैल्यू पर आपने राइट को बेचा होगा, बस ये असम्पशन ली जाती है। तब जाकर आपका नो चेंज इन वेल्थ होगा। अगर आपने उससे ऊपर या उससे कम वैल्यू पर बेचा होगा तो चेंज इन वेल्थ हो जाएगा। लेकिन अगर जो एक वैल्यू की, एक राइट की जो वैल्यू है वास्तव में जो आपने थियरेटिकल वैल्यू निकाल दी, अगर उस पर बेचा होगा तो आपकी वेल्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा केस, शेयर होल्डर ने ना राइट को एक्सरसाइज किया ना उसको सेल किया, वो आराम से नींद लेके घर पे बैठा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो इग्नोर कर दिया, कंप्लीटली उसने इग्नोर कर दिया। तो इस केस में उसकी वेल्थ डिक्लाइन हो जाएगी, यानी आलसी इंसान के साथ नुकसान होना है। ठीक है, आप कुछ ना कुछ काम करते रहो, चाहे एक्सरसाइज करो चाहे सेल करो, तो आप फायदे में रहोगे, आप बराबर लेवल पर रहोगे। लेकिन अगर आप आलस करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो ये आपको पॉइंट समझाता है। तो मैंने राइट इशू को इग्नोर किया, मैंने बोला भाड़ में जाने दो ये राइट इशू, अपने पास जो है खुश रहो। ठीक है, ना सेल करना ना एक्सरसाइज करना। तो वैल्यू बिफोर राइट निकालोगे, ओरिजिनल शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग एमपीएस। वैल्यू आफ्टर राइट क्या रहेगी, शेयर ओरिजिनल ही रहेंगे लेकिन एक्स राइट प्राइस हो जाएगी। इस केस में अगर आप देखोगे तो वैल्यू आफ्टर राइट वैल्यू बिफोर राइट से कम आएगी, आपकी वेल्थ डिक्लाइन हो चुकी होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ राइट हो गया। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इजीली आप कंप्लीट कर लोगे। अब एक होता है वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये ज़्यादा काम का नहीं है तो फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब मान लो 5 साल बाद रिडीम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, हर साल डिविडेंड मिलेगा, उसको प्रेफरेंस शेयर की जो कॉस्ट है केपी, जो कि प्रेफरेंस डिविडेंड रेट होती है, उससे आप पीवी कर लो। और फर्स्ट ईयर डिविडेंड मिलेगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में डिविडेंड तो मिलेगा ही, साथ में क्या प्रिंसिपल वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू भी तो वापस मिलेगी, जो कि मैं मैच्योरिटी वैल्यू बोल रहा हूँ। ऐसे आ जाएगा। इररिडीमेबल है, यानी जो कभी भी रिडीम नहीं होंगे, तो उसमें जिंदगी भर डिविडेंड मिलता रहेगा, उसको प्रेफरेंस शेयर की जो भी कॉस्ट है यानी केपी है उसे डिवाइड कर दूंगा डिस्काउंटिंग रेट से, तो इसकी P0 आ जाएगी। बस इतना सा वैल्यूएशन है इसका। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के केस में वैल्यूएशन कैसे होगा, इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ईजी, अगर तरीके से देखते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी रिवीजन में आप देखते जाओ, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। डिबेंचर्स या बॉन्ड्स का वैल्यूएशन कैसे होता है, ये भी दो तरीके के होते हैं, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। इररिडीमेबल जो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स होते हैं उनका वैल्यूएशन कैसे करोगे, यानी जो कभी भी रिडीम नहीं होंगे, यानी उनसे जिंदगी भर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट मिलेगा तो उस पर मुझे टैक्स भी पे करना है, इंटरेस्ट 1 - t डिवाइडेड बाय
किससे करूँ, डिबेंचर्स के केस में कॉस्ट क्या होगी, केडी, तो केडी से डिवाइड करूंगा। क्वेश्चन में वाईटीएम दे रखी हो तो वाईटीएम से कर दो, ठीक है। केडी या वाईटीएम, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से केडी, कंपनी अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रही है, और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हो तो आपको वाईटीएम से डिवाइड करना होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 या प्राइस 0 टाइम की आ जाती है। आपसे क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू ना पूछकर वाईटीएम पूछ ली जाए या केडी पूछ ली जाए तो कैसे निकाल सकते हो, उल्टा बस फॉर्मूला को थोड़ा घुमा दो। तो जो वाईटीएम आप निकालते हो इसे हम करंट यील्ड बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, करंट यील्ड बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला में IV0 का क्या मतलब है, इंट्रिंसिक वैल्यू बोल दो, चाहे मार्केट प्राइस बोल दो, कोटेड प्राइस बोल दो, करंट प्राइस बोल दो, एक ही बात है। वाईटीएम को अगर आप चाहो तो यील्ड टू मैच्योरिटी बोल दो, ऑनगोइंग इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दे रखी हो, सिमिलर इंटरेस्ट रेट दे रखी हो, या रिक्वायर्ड रेट दे रखी हो, तो उस सबका क्या मतलब है, वाईटीएम। और इंटरेस्ट आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में, या तो कूपन रेट दे रखी होगी या इंटरेस्ट रेट वर्डिंग दे रखी होगी, तो इसका मतलब वो क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं डिविडेंड से रिलेटेड एक और चीज़ बता देता हूँ, प्रेफरेंस और इक्विटी के वैल्यूएशन में जहाँ हम D1 यूज में ले रहे थे ना, जैसे डिवेंचर्स और बॉन्ड्स के केस में चाहे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाले या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर्मूला ये रहने वाला है, इंटरेस्ट 1 - t डिवाइडेड बाई केडी या वाईटीएम। लेकिन डिविडेंड के जो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन है वहाँ क्या होगा, पहले DDT हुआ करता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अभी इसी असेसमेंट ईयर से आपका इनकम टैक्स में DDT का कंसेप्ट खत्म हो गया है। अब कंपनी डिविडेंड पे करती है तो कंपनी को तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। जो डिविडेंड है वो टैक्स कैलकुलेट करते समय जो PGBP में आप इनकम कैलकुलेट करते हो उसमें अलाउ नहीं होता कंपनी को अभी भी, ना ही कंपनी को DDT पे करना, बस कंपनी बांट देती है। लेकिन जो इन्वेस्टर है जिसको डिविडेंड मिल रहा है उसको डिविडेंड पे नॉर्मल जो उसका टैक्स बनता है ना वैसे टैक्स पे करना पड़ता है आजकल, ठीक है। ये आपका अमेंडमेंट आया हुआ है इनकम टैक्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्मूलाज में भी यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो जो भी आपने फॉर्मूला देखे वही होंगे, क्योंकि कंपनी डिविडेंड पे करती है, उस पर DDT पे नहीं करना है। पहले फॉर्मूला क्या होता था, डिविडेंड D ब्रैकेट में 1 + DDT, ठीक है, क्योंकि कंपनी को डिविडेंड के साथ DDT भी देना होता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। और ना डिविडेंड की टैक्स में बेनिफिट मिलता तो D1 - t भी नहीं होता। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही फॉर्मूला रहेंगे डिविडेंड वाले केस में, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में। लेकिन अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन कराए तो आप फॉर्मूला में डिविडेंड के साथ ब्रैकेट में 1 - t और कर लोगे, 1 - t और कर लोगे, क्योंकि इन्वेस्टर को डिविडेंड मिलेगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा नॉर्मल जैसा वो करता है। तो डिविडेंड के साथ 1 - t। क्वेश्चन में आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है, इस अटेम्प्ट में भी नहीं पूछा कि जिसमें 1 - t करना पड़ा हो, टैक्स रेट दी नहीं रखी थी। अगर ऐसा गलती से आ जाए क्वेश्चन तो क्या करना है वो मैंने आपको लॉजिकली बता दिया। इसके बाद देखो रिडीमेबल डिबेंचर्स या बॉन्ड्स हो उनका वैल्यूएशन कैसे करोगे। रिडीमेबल यानी एक टाइम के बाद रिडीम होंगे, तो वही है, सिंपल सी बात है। आपको एक 5 साल तक मान लो वो चलेंगे, 5 साल तक आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट 1 - t, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इनको PV कर लो। और फिफ्थ ईयर के एंड में आपको एक रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी जिसे मैंने RV बोला, या मैच्योरिटी वैल्यू बोलो, उसका PV कर लो, तो आ जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये ठीक है। अब अगर रिडीमेबल वाले केस में अगर आपसे पूछ लिया जाए वाईटीएम निकालो, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे। ऐसे इंट्रिंसिक वैल्यू आपको दे रखी है, आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, टैक्स रेट दे रखी है, लेकिन वाईटीएम आपसे पूछ ली जाए रिडीमेबल वाले केस में तो कैसे निकालोगे। इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो ट्रायल एंड एरर मेथड करो। रिडीमेबल इक्विटी शेयर के केस में अपन ने देखा था ना, वो वाला जब आपका वेरिएबल ग्रोथ रेट चला था, वही वाला ट्रायल एंड एरर मेथड लगेगा, तो उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, सेम उसी तरीके से करो। या फिर एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, लेकिन शॉर्टकट मेथड से जो आपकी वाईटीएम निकल के आएगी वो अप्रॉक्स निकल के आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी, एग्जैक्ट ट्रायल एंड एरर मेथड से आएगी। तो शॉर्टकट मेथड से अगर आपको निकालनी है तो अप्रॉक्स वाईटीएम आएगी। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में 2 फॉर्मूला लिखे हैं मैंने, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वाईटीएम निकालनी है या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालनी है तो कैसे निकलेगी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कंपनी का क्या खर्चा आ रहा है, कैश फ्लो क्या क्या होगा, हर साल इंटरेस्ट देना है लेकिन टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, इंटरेस्ट 1 - t प्लस कंपनी को फिफ्थ ईयर के एंड में मतलब जब भी रिडीम होंगे रिडीमेबल वाले तो तब रिडम्पशन वैल्यू देनी है, माइनस कंपनी की नेट प्रोसीड। कंपनी ने मान लो 1000 रुपये में बॉन्ड इशू करा था और 5 साल बाद 1050 रुपये देने हैं, तो कंपनी को नेट जो 50 रुपये है वो कंपनी का प्रीमियम है जो कंपनी को चुकाना है 5वें साल के एंड में, तभी तो कंपनी 1050 पे करेगी फिफ्थ ईयर के एंड में। तो जो प्रीमियम है 50 का वो कंपनी ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करेगी, तो 50 डिवाइडेड बाई n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स आउटस्टैंडिंग, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई n। ये पूरे अमाउंट को आप डिवाइडेड बाई कर दो रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स का एवरेज RV + NP डिवाइडेड बाई 2 से, तो आपकी कंपनी की वाईटीएम आ जाएगी। और अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वाईटीएम निकालनी है तो सेम यही है, बस वर्डिंग चेंज हो जाएंगी। इन्वेस्टर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट 1 - t प्लस इन्वेस्टर को फिफ्थ ईयर के एंड में रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर क्या वर्ड यूज मिलेगा, नेट रिडीमेबल वैल्यू। और 0 टाइम पर इन्वेस्टर ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया होगा वो भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, वो क्या है माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये तो ओवर द 5 ईयर के पीरियड में हुआ है, मुझे वाईटीएम तो पर एनम निकालनी है, यानी डिवाइडेड बाई n करूंगा, नंबर ऑफ ईयर्स आउटस्टैंडिंग, और फिर पूरे को मैं डिवाइड कर दूंगा नेट रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई 2। इन्वेस्टर ने नेट प्रोसीड्स की जगह वर्ड क्या यूज में ले लिया, नेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर तो पैसा लगाता है ना,
और कंपनी को पैसा मिलता है तो कंपनी नेट प्रोसीड वर्ड यूज में ले रही थी। बस इस फॉर्मूला में एक चीज़ चेंज हुई कि इन्वेस्टर ने रिडीमेबल वैल्यू की जगह कौन सी वैल्यू यूज में ली है, नेट रिडीमेबल वैल्यू। इसका क्या मतलब है, देखो इन्वेस्टर को क्या है 5वें साल के एंड में रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी यानी उसको फायदा होगा, यानी वो बॉन्ड बेच रहा है, एक तरीके से बॉन्ड बेच रहा है। आप इनकम टैक्स याद करो, इनकम टैक्स में क्या होता है, कैपिटल गेन लगता है, आप बॉन्ड बेचोगे तो, ठीक है, कैपिटल गेन लगेगा तो वही सेल्स कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उस पर आपका कैपिटल गेन लग जाता है। तो रिडीमेबल वैल्यू मेरी सेल्स कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, मेरी नेट इन्वेस्टमेंट, इसको मल्टीप्लाई बाई कर दूंगा, यह आ गया कैपिटल गेन, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कैपिटल गेन के टैक्स रेट से, तो मेरा आ जाएगा कैपिटल गेन का अमाउंट, कैपिटल गेन के टैक्स का अमाउंट, कैपिटल गेन के टैक्स का अमाउंट, इसे मैं माइनस कर दूंगा रिडीमेबल वैल्यू में, तो ये आ जाएगी नेट रिडीमेबल वैल्यू। सिंपल सी बात है, मान लो मेरा कैपिटल गेन का टैक्स का अमाउंट 10 रुपये बना और मेरे को कंपनी से 1050 रुपये मिले, तो इस केस में मेरे को नेट पैसा कितना मिला है, 1050 माइनस 10 रुपये, 1040 रुपये। तो उस नेट रिडीमेबल वैल्यू का फॉर्मूला क्या बना, रिडीमेबल वैल्यू में से माइनस करा मैंने नेट इन्वेस्टमेंट और इसको मल्टीप्लाई किया टैक्स रेट से, तो कैपिटल गेन टैक्स आ गया, इसको माइनस कर दिया मैंने रिडीमेबल वैल्यू से, ये आ जाती है नेट रिडीमेबल वैल्यू। इसका लॉजिक क्या है मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ अदर पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं ICAI के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, अगर ये पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं बस बॉन्ड वैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पॉइंट्स क्या क्या है, देखो सबसे पहले यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM का मतलब समझो, YTM का थियोरेटिकली मीनिंग क्या होता है, YTM का मतलब है कि ऐसी रेट जिससे हम बॉन्ड के फ्यूचर के कैश फ्लो को डिस्काउंट करें ना, तो उसे एक प्रेजेंट वैल्यू आएगी, जो प्रेजेंट वैल्यू जो इंट्रिंसिक वैल्यू आए बॉन्ड की वो करंट मार्केट प्राइस के बराबर हो। फॉर एग्जांपल मार्केट में करंट बॉन्ड की जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है, तो बॉन्ड से मिलने वाले फ्यूचर के कैश फ्लो को किस रेट से डिस्काउंट करें कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 1000 के बराबर आ जाए, उसे ही हम YTM बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के पर्पज से एक दो चीज़ जो ध्यान रखनी है वो समझो। अगर क्वेश्चन में आपको डिवेंचर या बॉन्ड की फेयर वैल्यू नहीं दे रखी पर आपको किसी पर्पज से उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप अज्यूम कर लोगे कि वो 100 के बराबर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में आपको रिडीमेबल डिवेंचर या बॉन्ड की रिडम्पशन वैल्यू नहीं दे रखी, तो आप ये अज्यूम कर लोगे कि वो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के बराबर है, ठीक है। जितनी फेस वैल्यू थी उसी पे हम रिडम्पशन कर रहे हैं। फेस वैल्यू भी नहीं दे रखी सर, रिडम्पशन वैल्यू भी, तो फेस वैल्यू को हमने क्या अज्यूम किया 100, तो रिडम्पशन वैल्यू भी क्या होगी इस केस में 100, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, कई बार आपको दे रखा होता है कि जो बॉन्ड या डिवेंचर है उस पर जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली पे होगा, हर साल 6 महीनों में हम उस पर पे करते हैं इंटरेस्ट। तो उस केस में आपको जब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, अब मान लो ये बॉन्ड की है ना जो लाइफ है वो 5 ईयर्स थी और जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली पे होगा। अगर एनुअली इंटरेस्ट पे होता तो हम जो टेबल बनाते PV करने की, तो 1 2 3 4 5 5 पीरियड लिखते हैं, पाँचों पीरियड का कैश फ्लो लिखते, PV फैक्टर लिखते 5 साल का और PV कर लेते। लेकिन अभी क्या है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे होगा, यानी 5 साल में 10 बार इंटरेस्ट पे होगा, हर साल 2 बार होगा ना, तो हम पीरियड भी 10 कर देंगे, 1 2 3 4 5, यानी ईयर्स को हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो हर साल 2 बार मिलेगा, तो हाफ ईयरली 6 महीनों का मिलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट मेरी 10% है, तो पहले 6 महीनों का कितना मिलेगा 5%, तो इंटरेस्ट रेट को भी हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर दो। जो PV करने की डिस्काउंटिंग रेट है यानी YTM, हम जनरली YTM से PV करते हैं, तो YTM जो है उसको भी हाफ ईयरली कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जांपल YTM 10% दे रखी है तो 5% कर दो, तो इस तरीके से आप कर लोगे सॉल्व। तो अगर हाफ ईयरली ऐसा दे रखा हो तो सिंपल है, सब चीज़ों को हाफ कर दो, ईयर्स को भी, इंटरेस्ट रेट को भी, YTM को भी। ऐसा ही अगर मान लो आपको क्वार्टरली बोला गया कि इंटरेस्ट क्वार्टरली पे करोगे, तो उस केस में सब चीज़ों को 4 से डिवाइड करके कर लो, ईयर्स को 4 में डिवाइड कर दो, इंटरेस्ट रेट को 4 में डिवाइड कर लो और YTM को 4 में डिवाइड करके PV कर लो, ठीक है। इसके बाद कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है करंट यील्ड और YTM आपको बतानी है। हमने कब कौन से केस में देखी थी करंट यील्ड निकालना, हमने करंट यील्ड देखी थी जब इररिडीमेबल डिवेंचर्स थे, उस केस में YTM। लेकिन अगर रिडीमेबल डिवेंचर्स के केस में भी YTM पूछ ले तो उस केस में कैसे निकालोगे, तो सेम वही फॉर्मूला लगा देना। रिडीमेबल के केस में YTM को भी करंट यील्ड बोल देता है। कई बार क्या है, ICAI के क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। रिडीमेबल डिवेंचर के केस में अगर ये बोलते YTM निकालो, तो रिडीमेबल डिवेंचर्स के केस में YTM का अपन ने देखा था ना, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाओगे या शॉर्टकट मेथड लगाओगे, ठीक है, ये वाला रिडीमेबल डिवेंचर के केस में। लेकिन अगर आपको बोलते रिडीमेबल डिवेंचर के केस में आप YTM तो निकालो ही, साथ में करंट यील्ड भी निकालो, तो करंट यील्ड का जो फॉर्मूला अपन ने इररिडीमेबल के केस में देखा था ना, वही फॉर्मूला लगा के निकाल देना। मतलब ये ICAI के क्वेश्चन में एक दो जगह गलती है कि वहाँ पे करंट यील्ड रिडीमेबल में भी निकाला, पर निकाल देना, आपको क्या जा रहा है, आपसे पूछ लिया जाए तो। इसके बाद आप कई बार क्वेश्चन में हो सकता है आपको हर साल की YTM जो है वो अलग अलग दे रखी हो, यानी फॉरवर्ड रेट का कंसेप्ट लग रहा हो, तो PV कैसे करोगे, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर की YTM से PV कर दो, सेकंड ईयर के कैश फ्लो को पहले साल का PV फैक्टर और सेकंड ईयर का PV फैक्टर सेकंड ईयर की YTM से, थर्ड साल के कैश फ्लो में पहले साल की YTM से पहले साल का PV फैक्टर, सेकंड ईयर की YTM से सेकंड ईयर का PV फैक्टर, थर्ड ईयर की YTM से थर्ड ईयर का PV फैक्टर, इस तरीके से PV कर दोगे। और ये वाला मैंने आपको रिवाइज करवाया था इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में, फॉरवर्ड रेट कंसेप्ट वहाँ पे भी आपको पढ़ाया था मैंने। अब देखो 100 बेसिस पॉइंट, कई बार क्वेश्चन में दे रखा होता है कि 100 बेसिस पॉइंट्स, इसका मतलब क्या, बेसिस पॉइंट्स आपको दे रखे होते हैं, इनका मतलब होता है परसेंटेज में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%। ये कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएंगी।
आपके सामने मान लो एक डेटा आ जाता है 170 डिवाइडेड बाई 90, इसकी पावर है 1/10। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको हम कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर पावर कुछ इस तरीके से हो ना 1 डिवाइडेड बाई 10, 1/9, तो इन सब पावर्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो इसके लिए सबसे पहले देखो जो आपका बेस है, बेस और उसकी पावर। बेस क्या है? 170 डिवाइडेड बाई 90, इसको कैलकुलेटर पर रखो 170 डिवाइड बाई 90, 1.888 कुछ आएगा। अब अंडर रूट प्रेस करो 13 टाइम्स, कुछ लोग इसे 12 टाइम्स से भी करते हैं, पर 13 टाइम्स करो एक्यूरेट आंसर आने के लिए। तो 13 टाइम्स करो आप, फिर माइनस करो इसमें से 1, डिवाइड में करो आप पावर। पावर कितनी थी? 10, तो डिवाइड में पावर, फिर इसमें 1 ऐड करो और मल्टीप्लाई इक्वल टू प्रेस करो 13 टाइम्स, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक चीज़ और पूछ ली जाती है कई बार क्वेश्चन में आपके पास कि देखो आपका जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड से आपको हर साल कुछ कैश फ्लो मिलने वाला है, तो हम इनको जब YTM से PV करते हैं, मान लो मेरे बॉन्ड की आज मार्केट में प्राइस है 1000, तो इसको मैं अगर YTM से PV करता हूँ तो मान लो वो आ रहा है 900, तो इसमें डिफरेंस क्यों आता है? इसमें डिफरेंस आने के पीछे रीज़न क्या होता है? जो आपको बॉन्ड में इंटरेस्ट मिलेगा, सपोज इंटरेस्ट रेट तो है 10%, हो सकता है YTM की रेट है 13%, तो इंटरेस्ट रेट और YTM की रेट में डिफरेंस होने की वजह से ये डिफरेंस आता है प्रेजेंट वैल्यू में। तो आपसे ये पूछा जाता है जो प्रेजेंट वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है, चेंज आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू में जो चेंज आ रहा है, इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट की वजह से कितना चेंज है और इंटरेस्ट कंपोनेंट की वजह से कितना चेंज है। तो सिंपल सा क्या करो, इस पर्टिकुलर बॉन्ड से फ्यूचर में जो भी आपको प्रिंसिपल मिलने वाला है, जब भी जितने भी टाइम में, उसको PV करो, सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट को PV मत करो, उसको PV करो इंटरेस्ट रेट से और YTM की रेट से, और उसका जो डिफरेंस है वो बता दो। ये बोलोगे कि आप चेंज इन PV ऑफ प्रिंसिपल ये आया है। और फिर आप इस पर्टिकुलर बॉन्ड से फ्यूचर में जितना भी इंटरेस्ट मिलने वाला है उसको PV करो आप इंटरेस्ट रेट से और एक बार YTM से, और उसका डिफरेंस बता दो, ये चेंज इन PV ऑफ इंटरेस्ट आया है। तो एक बार कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इससे भी आप इस तरीके से सॉल्व कर दोगे। इसके बाद देखो अब इसी के अंदर वैल्यूएशन ऑफ डिवेंचर एंड बॉन्ड्स में एक और चीज़ कई बार आपसे पूछा जाता है, वैल्यूएशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ZCB। ये क्या होता है? वैल्यूएशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जिनमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता। इंटरेस्ट पे नहीं होता तो क्या, आज 1000 रुपये पे इशू है, 5 साल बाद आपको 1100 रुपये मिलेंगे बस। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 5th ईयर एंड में क्या मिलेगा? 1100 मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 5th ईयर के PV फैक्टर से PV कर दो, सिंपल सा है। अब एक चीज़ और पूछ ली जाती है, ट्रेजरी बिल्स की YTM कई बार आपसे पूछ ली जाती है, ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था मनी मार्केट ऑपरेशन, जब आपको बताया था जो नया टॉपिक ऐड हुआ था, मैंने ऑलरेडी ये क्लास में पढ़ाई हुई चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे पता था ये रेलिवेंट है, ICAI ने अब ऐड किया है, मैंने आपको लेक्चर्स के साथ ही पढ़ा दिया था। तो ट्रेजरी बिल्स में मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के होते हैं लोन इंस्ट्रूमेंट्स, यानी 1 साल से कम इनका पीरियड होता है। 1 साल से कम इनका पीरियड होता है, तो इनमें YTM आप कैसे निकालोगे? तो इनका है ना, हमेशा इनमें कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में, मनी मार्केट में। इनमें क्या होता है, ये इशू किसी प्राइस पे किया जाता है, सपोज 900 रुपये पे आपको ट्रेजरी बिल इशू कर दिया और ये रिडीम होते हैं फेस वैल्यू पर, ठीक है। तो आपको बोला कि 900 रुपये पे इशू कर दिया और 1000 रुपये पे रिडम्पशन हो जाएगा 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद आपको क्या मिलेंगे? 1000 रुपये। आज इशू कितने पे हुआ था? 900, तो इस पर नेट बेनिफिट क्या होगा? 100 रुपये का, डिवाइडेड बाई कितने रुपये पे हुआ? जीरो टाइम पे आपने क्या पे किया होगा? 900 रुपये पे किए होंगे ना, तो डिवाइडेड बाई 900, तो फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। ये आपको नेट बेनिफिट जो परसेंटेज में आया, ये आया है 6 महीनों का, आपको पूरे 1 साल की YTM निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, तो 6 महीनों में 180 दिन से डिवाइड कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 12/6 भी कर सकते हो, ऐसे YTM निकाल दोगे आप। इसके बाद वैल्यू ऑफ बॉन्ड अंडर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसका क्या मतलब होता है? ये क्या होता है कि आपको जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टोटल आपको मिलेगा उस बॉन्ड की मैच्योरिटी के साथ ही। मतलब हर साल मुझे जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो हर साल नहीं मिलके, मुझे जब बॉन्ड खत्म होगा 5th ईयर के एंड में, तभी मुझे मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी और तभी 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल चीज़ आपको, टोटल इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू कब मिलेगी? 5th ईयर के एंड में। तो वो कैश फ्लो होगा आपका और मिलेगा कब? 5th ईयर के एंड में। तो टोटल अमाउंट को आप PV कब से करोगे? 5th ईयर के PV फैक्टर से। ये होती है वैल्यू ऑफ बॉन्ड अंडर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, इस असम्पशन के साथ चलती है। चलिए, ये आपका वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो एक और टॉपिक होता है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, इजीली हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखो, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स आपसे कैलकुलेट करवाई जाती है, इसे हम मैकोलेस ड्यूरेशन भी बोलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है? वेटेड एवरेज लाइफ ऑफ बॉन्ड। यानी इसका मतलब ये है कि एक इन्वेस्टर अगर किसी चीज़ में पैसा लगाता है, फॉर एग्जांपल मैं 1000 रुपये का एक बॉन्ड खरीदता हूँ जिसकी 10 साल की मैच्योरिटी है, जिसमें हर साल इंटरेस्ट मिलेगा और मुझे 10वें साल वापस प्रिंसिपल मिलेगा, तो मैं पैसा क्यों लगाता हूँ? 1000 रुपये आज मैंने इन्वेस्ट क्यों करे हैं? क्योंकि मुझे ये लग रहा होगा कि इससे मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा जितना मैंने इन्वेस्ट किया। कभी भी आप किसी ऐसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हो गया जहाँ आपको लग रहा है कि 1000 इन्वेस्ट करता हूँ बस 1000 रुपये वापस आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको उससे ज़्यादा मिलेगा तभी आप इन्वेस्ट करते हो। तो वही चीज़ होती है यहाँ पर भी। लेकिन अब मुझे ये पता करना है जितना मैंने लगाया एटलीस्ट वो पैसा कितने टाइम में रिकवर होगा। मान लो इस बॉन्ड की लाइफ है 10 साल, तो क्या ये ड्यूरेशन है? ये ड्यूरेशन नहीं है। ड्यूरेशन का मतलब है कि 10 साल तो इसकी लाइफ है, लेकिन मैंने जो 1000 रुपये लगाए वो कितने टाइम में रिकवर होंगे। 10 साल में तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, तभी तो मैंने लगाया है, 1000 से ज़्यादा मिलेगा मुझे टोटल ओवरऑल। लेकिन मुझे मेरा जो मैंने पैसा लगाया वो
कितने टाइम में रिकवर होगा, वो है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, 1000 रुपये कितने टाइम में रिकवर होंगे प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पर। ऐसे मत बोल देना कि मान लो इस बॉन्ड से हर साल 200 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है तो सर आपको 5 साल में 1000 रुपये रिकवर हो जाएंगे। अरे पहले साल 200 मिलेंगे, सेकंड ईयर 200, थर्ड ईयर 200, पर उनका अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो वो 1000 से कम होती है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस के कंसेप्ट के बेसिस पर अपन देखेंगे। तो ड्यूरेशन निकलती कैसे है, सिंपल सा है, हर साल के कैश फ्लो निकाल लो, बॉन्ड से जो मिलने वाले हैं उनको प्रेजेंट वैल्यू कर लो, पीवी फैक्टर से उनकी पीवी कर लो, इस पीवी का टोटल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड। सिंपल सी चीज़ है। तो हर साल के कैश फ्लो को पीवी कर लो आप। अब जो हर साल का जो आपने पीवी करा, हर साल पीवी वैल्यू आ गई होगी हर साल के कैश फ्लो की। हर साल के कैश फ्लो की जो पीवी वैल्यू है उसका वेट ले लो, यानी पीवी ऑफ कैश फ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पीवी ऑफ बॉन्ड, पीवी ऑफ कैश फ्लो ऑफ सेकंड ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पीवी ऑफ बॉन्ड। इस तरीके से आपने वेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑफ बॉन्ड आपने कर लिया हर साल का। ठीक है, अब क्या करो, हर साल का आपके पास वेट आ गया, हर साल के वेट को हर साल से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट ईयर के वेट को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड ईयर के वेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड ईयर के वेट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो आएगा टोटल लास्ट में इसका टोटल कर दो, ये आ जाएगी ड्यूरेशन। सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से आप ड्यूरेशन निकाल सकते हो, ये आ जाएगी मैकोलेस ड्यूरेशन। इस टाइम में आपका मान लो ये आ जाती है 4 साल, यानी 4 साल में आपकी बॉन्ड की वैल्यू आप रिकवर कर लोगे जितना पैसा आपने लगाया था। इसके बाद जो मिलेगा वो एक्स्ट्रा है। चलिए, इसके बाद होती है वोलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड्स। वोलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ये क्या है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन या वोलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड दोनों का मतलब एक ही चीज़ होता है। ये क्या बताती है, देखो अभी मेरी YTM सपोज 10% थी, उससे मैंने पीवी कर रहा था और पीवी करके उसका वेट निकाल रहा था, वेट को ईयर से मल्टीप्लाई करके ड्यूरेशन निकाल रहा था। लेकिन अगर कभी मेरी YTM 10% की जगह 15% हो गई तो ड्यूरेशन बदल जाएगी। सिंपल सी बात है, ड्यूरेशन तो YTM के बेस पर है ना, उससे पीवी हो रहा है, पीवी चेंज हो जाएगा, पीवी चेंज हो जाएगा तो ड्यूरेशन भी बदल जाएगी। तो उसके लिए फिर मुझे वापस से पूरी ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए शॉर्टकट है वोलेटिलिटी निकालो। वोलेटिलिटी क्या करती है, आपको बता देगी अगर YTM इतनी चेंज होती है तो ड्यूरेशन क्या आ जाएगी, मतलब ड्यूरेशन में कितना चेंज आएगा अगर YTM चेंज होती है, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। तो वोलेटिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 + YTM। तो अभी की ड्यूरेशन सपोज 4 साल आई, अभी YTM कितनी थी 10%, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 + 10% कर लो, तो अभी की आपके पास वोलेटिलिटी आ जाएगी। बस अब आपके पास वोलेटिलिटी आ गई। अब मान लो आपकी YTM 15% हो गई, तो वोलेटिलिटी आपके पास है, ड्यूरेशन आपको निकालनी है, डिवाइड बाय 1 + YTM कितनी है 15%, इस फॉर्मूला में रख दो, ड्यूरेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, चलिए अब आगे। वोलेटिलिटी एक और चीज़ में काम में आती है। वोलेटिलिटी देखो, YTM क्या है, YTM जैसे ही चेंज होगी बॉन्ड की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी चेंज होगी। YTM से ही तो प्रेजेंट वैल्यू हम करते हैं। तो अगर मान लो अभी YTM 10% थी और अब YTM 15% हो गई, तो मुझे वापस पीवी करके 0 टाइम पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बहुत मेहनत का काम है, बहुत टाइम लगेगा। देखो अभी क्वेश्चन में तो 8-10 साल का डेटा दे रखा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है 100 साल का डेटा भी हो, 100 कैश फ्लो, 50 कैश फ्लो, 1000 कैश फ्लो, तो उसमें दिक्कत आती है ज़्यादा कैलकुलेशन में। तो उस केस में आप वोलेटिलिटी को यूज़ करके डायरेक्टली आप पता कर सकते हो कि मार्केट प्राइस में कितना चेंज आया YTM के चेंज होने से। तो उसके लिए आप क्या करोगे, करंट मार्केट प्राइस कितनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, YTM में कितना चेंज आया, अपने केस में 10% थी अब 15 हो गई, 5% चेंज आया, मल्टीप्लाई बाय 5%, मल्टीप्लाई बाय जो वोलेटिलिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। वोलेटिलिटी हमेशा परसेंटेज में होती है, इसे वोलेटिलिटी डिवाइडेड बाय 100 कर दिया अपन ने। ठीक है, तो इससे आज पता चल जाएगा कि मार्केट प्राइस में चेंज कितना आया। अभी मान लो मार्केट प्राइस 1000 थी और चेंज आया 100 रुपये, तो सर आपने बता तो दिया चेंज आ गया 100 रुपये वोलेटिलिटी लगाकर, पर ये चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी मार्केट प्राइस 1000 से 1100 हुई है या 900 हुई है, तो वो कैसे पता करोगे, सिंपल सा है, YTM अगर आपकी बढ़ी है तो प्राइस कम हुई होगी, क्योंकि जब YTM बढ़ती है तो प्राइस कम होती है, YTM कम होती है तो प्राइस बढ़ती है। बस ऐसे आप देख लोगे। तो अभी आपके एग्जाम्पल में YTM बढ़ी थी यानी 100 रुपये से प्राइस गिरी होगी। इसके बाद होता है एक टॉपिक कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट, जो भी मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया था और इस बार इस पर क्वेश्चन भी आ गया। मैंने बोला था ये नया टॉपिक ICAI ने न्यू SM में डाला है ICAI के। ठीक है, तो कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट क्या है, ये देखो कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट वोलेटिलिटी की तरह ही है। वोलेटिलिटी आपको बताता है कि बॉन्ड की प्राइस में क्या चेंज आएगा अगर YTM चेंज होती है, लेकिन वोलेटिलिटी एक्यूरेट चेंज नहीं बता पाता, एक्यूरेट चेंज नहीं बता पाता, इसलिए कन्वेक्सिटी का नाम से एक टॉपिक निकाला गया। कॉन्वेक्सिटी करके एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया एक पर्सन ने, और उन्होंने बोला अगर इस कंसेप्ट को यूज में लेते हो तो YTM अगर चेंज होगी तो आप एग्जैक्टली बता पाओगे कि मार्केट प्राइस में एग्जैक्ट कितना चेंज आएगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट करके फैक्टर निकालना होता है जिसे हम C बोलते हैं। वो कैसे निकलता है, V प्लस V माइनस 2V0 डिवाइडेड बाई 2V0 ब्रैकेट में डेल्टा Y स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, सिंपल है, V प्लस का मतलब है अगर YTM एक पर्टिकुलर परसेंटेज से, फॉर एग्जांपल 2% से बढ़ जाती है तो बॉन्ड की प्राइस क्या होगी, एक बार आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी पूरा डिटेल तरीके से। V माइनस प्राइस ऑफ बॉन्ड अगर 2% से कम हो जाती है वही डेल्टा Y से, तो क्या होगी, तो एक बार पूरा वही 2%, अभी मान लो अभी 10% थी YTM, तो एक बार 12% YTM करके PV कर लो, एक बार 10 में से 2 माइनस करें 8% YTM करके PV कर लो, तो V प्लस और V माइनस आ गए। V0 क्या है, 10% YTM पे
बॉन्ड की क्या वैल्यू है, तो -2v0 जो अपन कर रहे हैं इनिशियल प्राइस, डिवाइड में 2v0 वही सेम चीज़ है, डेल्टा वाई क्या है 2% का स्क्वायर। ये कर लोगे तो एक कन्वेक्सिटी आ जाएगी। बस एक बार आपकी मेहनत लगेगी, एक बार आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके सी निकाल लेना है। सी आपको पता चल गया कन्वेक्सिटी। अब कभी भी कुछ भी वाईटीएम चेंज हो, इसमें रखो आपकी मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड आ जाएगी नई वाईटीएम पे। कैसे आएगी, सी मल्टीप्लाई बाई, अब मान लो मेरी एक्चुअल में वाईटीएम 5% से चेंज हो गई, तो सी मल्टीप्लाई बाई 5% का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100, आपकी मार्केट बॉन्ड की मार्केट प्राइस आ जाएगी नई वाईटीएम के ऊपर। ठीक है, चलिए अब एक और टॉपिक देखो, इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसीजन मेकिंग इन केस ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स या बॉन्ड्स। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स या बॉन्ड्स, आपको क्वेश्चन में डेटा दिया रहता है कि ये कन्वर्टिबल डिवेंचर या बॉन्ड है। इसका क्या मतलब होता है कि आप ये हमारा बॉन्ड ले लो, 5 साल बाद हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके केस में आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो एक पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक चलता है। तो डिसीजन मेकिंग अभी मैं समझा नहीं रहा, वो कोई काम की नहीं है। आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा, डिसीजन मेकिंग कुछ रेशियोज के बेसिस पे ली जाती है, आपसे ये रेशियो ही पूछे जाते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग ली जाती है वो मैं फुल लेक्चर्स में डिस्कस करता हूँ, जो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। बस जो रेशियोज के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग ली जाती है वो अपन देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पे पूछा जाता है और इन्हीं पे पूछा जाएगा। पहला रेशियो होता है कन्वर्जन वैल्यू या स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। पहली चीज जो आपको कैलकुलेट करनी होती है वो होती है कन्वर्जन वैल्यू या स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इसका क्या मतलब है कि कन्वर्ट करने पर क्या वैल्यू हो जाएगी, इस बॉन्ड को कन्वर्ट करने पर क्या वैल्यू होगी। तो इस बॉन्ड को कन्वर्ट करने पर आपको क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर। तो उस टाइम पे इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस क्या होगी, जो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेशियो का मतलब होता है एक बॉन्ड के बदले कितने इक्विटी शेयर मिलेंगे। सपोज मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर की होगी 100 और एक बॉन्ड के बदले 10 इक्विटी शेयर मिलेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10, कन्वर्जन वैल्यू कितनी होगी 1000। बस यही है। कन्वर्जन प्रीमियम क्या है, जब आप कन्वर्टिबल बॉन्ड लेते हो ना, तो आपको क्या होता है, आपको मान लो कन्वर्टिबल बॉन्ड की आज मार्केट प्राइस है 1000, तो कन्वर्जन वैल्यू आपको कम ही देखने को मिलेगी। हो सकता है 800 रुपये आपको कन्वर्जन वैल्यू मिले। तो सर ऐसा क्यों, क्योंकि आपको इन बॉन्ड के बदले कंपनी में ओनरशिप मिलने वाली है, 5 साल बाद कन्वर्टिबल हो जाएंगे, तो उसके लिए कंपनी एक प्रीमियम चार्ज करती है, कन्वर्जन प्रीमियम। तो कन्वर्जन प्रीमियम कैसे निकालोगे, सिंपल सा भी समझा दिया, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू, यह आ जाएगा कन्वर्जन प्रीमियम इन रुपीज। कई बार आपसे पूछा जाता है कन्वर्जन प्रीमियम आप पर इक्विटी शेयर बताओ, तो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू, ये कर दोगे तो आ जाएगा कन्वर्जन प्रीमियम इन रुपीज। इसको डिवाइड कर दो कन्वर्जन रेशियो से, एक बॉन्ड के बदले कितने इक्विटी शेयर मिलेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, तो पर इक्विटी शेयर आ जाएगा कन्वर्जन प्रीमियम। कई बार आपसे कन्वर्जन प्रीमियम इन परसेंटेज पूछ लिया जाता है, या फिर इसे बोल दिया जाता है कि रेशियो बताओ कन्वर्जन प्रीमियम का। तो ये कैसे निकालोगे, वही मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू, ये है कन्वर्जन प्रीमियम अपना। इसको डिवाइड कर दोगे अगर आप कन्वर्जन वैल्यू से, इसको कन्वर्जन वैल्यू से डिवाइड कर दे तो परसेंटेज में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसके बाद एक चीज आपसे पूछी जाती है कि मार्केट कन्वर्जन प्राइस बताओ या फिर कन्वर्जन पैरिटी प्राइस बताओ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट में इक्विटी शेयर की क्या प्राइस हो जाए, मार्केट में इक्विटी शेयर की क्या प्राइस हो जाए कि अगर मैं कन्वर्टिबल बॉन्ड लूँ तो भी एक ही बात है, और मेरे को इक्विटी शेयर मिलेंगे उसमें भी सेम ही पैसा रहेगा, उसमें भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब आज मैंने 1000 रुपये का बॉन्ड लिया सपोज, और 5 साल बाद ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्जन वैल्यू और मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड सेम हो जाए, ऐसी मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर की बताओ। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर क्या हो 5 साल बाद कि जो कन्वर्जन वैल्यू है और कन्वर्जन जो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड है वो सेम हो जाए। तो सिंपल सा है, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड को अगर कन्वर्जन रेशियो से डिवाइड कर दोगे, आज मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड है 1000, कन्वर्जन रेशियो है 10, तो अगर इसको इससे डिवाइड किया तो आया 100, यानी अगर इक्विटी शेयर की प्राइस 100 हो गई तो कन्वर्जन वैल्यू मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड के बराबर ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि 100 की इक्विटी शेयर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेशियो 1000। बस यही आपको बताना है। यानी अगर कन्वर्जन पैरिटी प्राइस आपकी हो जाती है, यानी इक्विटी शेयर की प्राइस जो है मार्केट में वो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पे पहुंच जाती है, तो चाहे फिर मैं इक्विटी शेयर परचेज करूं, चाहे फिर मैं बॉन्ड लूं, एक्सरसाइज करूं, मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही कोई फायदा होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड कन्वर्जन वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ होती है फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर। ये क्या है, बॉन्ड और इक्विटी शेयर में फ़ायदा क्या होगा बॉन्ड लेने से, मतलब इक्विटी शेयर लेने के बजाय मैं डायरेक्टली कन्वर्टिबल बॉन्ड लूँ तो उसमें फ़ायदा क्या होगा, बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट मिलेगा और इक्विटी शेयर में क्या मिलेगा, डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना मिलेगा, एक बॉन्ड में कन्वर्जन रेशियो तो मल्टीप्लाई कर दो कितने शेयर हैं, माइनस कर दो कूपन इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो, पर शेयर आपको पता चल जाएगा कितना फायदा हो रहा है आपको। इसके बाद प्रीमियम पेबैक पीरियड। प्रीमियम पेबैक पीरियड क्या है, आप कन्वर्टिबल बॉन्ड खरीद रहे हो तो आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ रहा था, कन्वर्जन प्रीमियम, याद है ना। तो वो कन्वर्जन प्रीमियम कितने टाइम में आप रिकवर कर सकते हो, क्योंकि बॉन्ड में इनकम ज़्यादा है। अभी हमने निकाली ना फेवरेबल इनकम पर शेयर, फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर जो हमने निकाला, तो बॉन्ड में इनकम ज़्यादा है तो कितने टाइम में रिकवर होगा, तो कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर डिवाइडेड बाय फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर, तो प्रीमियम पेबैक पीरियड आपका निकल के आ जाएगा। फिर होती है एक चीज़ स्टेट वैल्यू बॉन्ड। स्टेट वैल्यू बॉन्ड क्या है, बॉन्ड से जो फ्यूचर के कैश फ्लो मिलने वाले हैं ना, उनको आप पीवी कर लो, लेकिन कौन से डिस्काउंटिंग रेट से, ऐसी रेट से कि अगर ये बॉन्ड कन्वर्टिबल नहीं होता तो इस पर कंपनी क्या इंटरेस्ट रेट देती, यानी विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन वाले सिमिलर बॉन्ड पर क्या इंटरेस्ट रेट चल रही है मार्केट में, उससे पीवी कर लो, उसे बोला जाता है स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। फिर एक चीज़ होती है परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क। नाम से समझ में आ जाना चाहिए, नीचे गिरने की रिस्क होने का परसेंटेज कितना है। तो आज के दिन मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड कितना है, ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू इसकी नीचे कितनी गिर सकती है,
स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड के बराबर। तो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि गिरेगी कहाँ से, मार्केट प्राइस से तो गिरेगी, तो इसलिए डिवाइड में मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड रखा। इसके बाद एक चीज़ होती है प्रीमियम ओवर स्टेट वैल्यू की, स्टेट वैल्यू जो है बॉन्ड की उससे ऊपर प्रीमियम कितना है बॉन्ड में, तो बॉन्ड की करंट मार्केट प्राइस माइनस स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कन्वर्जन रेशियो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बॉन्ड रिफंडिंग देखो। बॉन्ड रिफंडिंग का क्या मतलब है? देखो बॉन्ड रिफंडिंग क्या होता है, कंपनी ने सपोज एक बॉन्ड इशू कर रखे थे जिस पे 10% इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, जो अभी आज से 30 साल बाद मान लो मैच्योर होंगे, रिडीम होंगे, पर कंपनी को लग रहा है कि अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गई है, अब कंपनी चाहे तो 8% पे भी बॉन्ड इशू कर सकती है। तो कंपनी चाहती है कि पुराने बॉन्ड को तो रिकॉल कर लें, उनको प्रीमियम उनका जो भी रिडम्पशन अमाउंट है आज ही पे कर दे और नए बॉन्ड इशू कर दे मार्केट में 8% वाले, अपना पैसा बचाने के लिए। तो क्या ये बॉन्ड रिफंडिंग का डिसीजन कंपनी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका डिसीजन आपको लेना होता है। तो उसमें आपको स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं? सबसे पहले तो आपको कैश फ्लो पता करने पड़ेंगे कि जिस दिन मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ बॉन्ड, आज के दिन इनिशियल टाइम पर क्या इन्वेस्टमेंट या कैश आउटफ्लो होगा, फिर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बॉन्ड आपको क्या सेविंग होगी और मैच्योरिटी पे क्या होगा, ये सारे कैश फ्लो आपको पता कर लेने हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कर लेनी है, प्रेजेंट वैल्यू में फ़ायदा हो तो बॉन्ड का डिसीजन, रिफंडिंग का डिसीजन ले लो, अदरवाइज मत लो। तो ये तो थियोरेटिकल बात हो गई। प्रैक्टिकली कैसे होगा उसके लिए मैंने स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इनिशियल कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता करना है बॉन्ड रिफंडिंग के केस में। सबसे पहले क्या होगा, जीरो टाइम पर अगर मैंने बॉन्ड रिफंडिंग का डिसीजन लिया तो पुराने बॉन्ड को रिडीम करना है, तो आज मुझे कॉल या रिडम्पशन का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो भी है रिडम्पशन मुझे पे करना पड़ेगा, रिडम्पशन प्रीमियम। तो रिडम्पशन प्रीमियम मेरे पास से जाएगा, रिडम्पशन प्रीमियम मेरे पास से जाएगा, जो भी हो सकता है ना रिडम्पशन पे प्रीमियम देना पड़े, एडवांस में कर रहा हूँ तो प्रीमियम मेरे पास से जाएगा। प्रीमियम जाएगा तो ये मेरा खर्चा है, खर्चा है तो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, लेस टैक्स सेविंग, ये हो गया, ये अमाउंट आ गया। एक चीज़ ये होगी, एक कैश आउटफ्लो मुझे पता चलेगा। दूसरा क्या होगा, नए बॉन्ड जो इशू कर रहा हूँ उस पर हो सकता है फ्लोटेशन कॉस्ट मुझे पे करनी पड़े, तो वो भी मेरा कैश आउटफ्लो। सर फ्लोटेशन कॉस्ट में टैक्स सेविंग क्यों लेस नहीं करी? फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, P&L में ओवर द पीरियड जाती है और ओवर द पीरियड इस पर टैक्स सेविंग होती है, इसलिए यहाँ पे नहीं ली, वो ड्यूरिंग द लाइफ में आएगी। इसके बाद पुराना बॉन्ड जो था उस पर हो सकता है कोई अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट हो। जो देखो डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट ऐसी चीज़ होती है जो ओवर द पीरियड P&L में जाती हैं और ओवर द पीरियड टैक्स सेविंग मिलती है। लेकिन जो पुराना बॉन्ड है जिसको आज मैंने रिडीम कर दिया, उस पर अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट का कुछ पोर्शन हो सकता है ना, जो P&L में जाना बाकी था, अभी नहीं गया क्योंकि वो उसकी लाइफ अभी 25-30 साल बाकी थी। तो वो अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन जब भी हम उसको तुरंत रिडीम कर देते हैं उसी टाइम पे हमें पूरा का पूरा P&L में ले जाना होता है, ये बात आपको मालूम होगी। लेकिन क्या ये डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड का भी खर्चा हुआ क्या? खर्चा तो पहले ही हो गया था, अभी कोई खर्चा तो हुआ नहीं है, लेकिन अभी ये P&L में जाएगा तो इस पर क्या होगी, टैक्स सेविंग होगी। तो टैक्स सेविंग ऑन अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड लेस करेंगे, ये तो फायदा है ना हमारा। इसके बाद देखो एक चीज़ और हो सकती है, मैंने नए बॉन्ड इशू कर लिए, पुराने बॉन्ड रिडीम कर रहा हूँ, बॉन्ड रिफंडिंग कर रहा हूँ। अब पुराने बॉन्ड रिडीम कर रहा हूँ ना, उस प्रोसेस में टाइम लगता है, कई बार हो सकता है कि 1 महीने का टाइम लगा। तो नए बॉन्ड इशू हो गए थे, 1 महीने बाद पुराने बॉन्ड रिडीम हुए, तो 1 महीने तक क्या हुआ, मुझे नए बॉन्ड पे भी इंटरेस्ट पे करना है और पुराने बॉन्ड पे भी इंटरेस्ट पे करना है, ओवरलैपिंग हो गई इंटरेस्ट की। तो ओवरलैपिंग इंटरेस्ट हम किसका लेते हैं, ओल्ड बॉन्ड का। भाई न्यू बॉन्ड तो आज इशू करने थे, वो समझ में आ गया, लेकिन पुराने बॉन्ड का 1 महीने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो पुराने बॉन्ड का ओवरलैपिंग इंटरेस्ट भी पे हुआ, तो ये आपके पास से कैश आउटफ्लो हुआ। लेकिन इंटरेस्ट पे हुआ तो टैक्स सेविंग हुई होगी, इसलिए लेस टैक्स सेविंग करा मैंने। इस तरीके से आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो या इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन आपको इनिशियल टाइम पे देखने को नहीं मिलेंगे, बस यही चीज़ होंगी आपके पास। अब हर साल क्या होगा, ड्यूरिंग द लाइफ के कैश फ्लो देखते हैं। पहले पुराने बॉन्ड पे देखते हैं, पुराना बॉन्ड अगर एग्जिस्ट करता तो क्या होता, हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ता पुराने बॉन्ड पे, पर उस पर टैक्स सेविंग होती, ठीक है। फिर हर साल पुराने बॉन्ड पे जो डिस्काउंट इनिशियली अगर डिस्काउंट में इशू करे होंगे वो हर साल P&L में जाता, उस पर हमें टैक्स सेविंग होती। तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय जो भी उसका मैच्योरिटी पीरियड था मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। और पुराने बॉन्ड पे फ्लोटेशन कॉस्ट अगर कुछ थी वो भी हर साल P&L में जाती, टैक्स सेविंग होती। फ्लोटेशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी पीरियड मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, ये लेस करते हैं। तो इस तरीके से एनुअल कॉस्ट आती है। ओल्ड बॉन्ड पे हमारी एनुअल कॉस्ट क्या लगती, न्यू बॉन्ड पे क्या लगेगी, सेम वही न्यू बॉन्ड का इंटरेस्ट ले लो, लेस टैक्स सेविंग। न्यू बॉन्ड पे कुछ डिस्काउंट है तो उसकी हर साल की टैक्स सेविंग, न्यू बॉन्ड पे कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट है उसकी हर साल की टैक्स सेविंग। तो न्यू बॉन्ड पे एनुअल कॉस्ट हमारी क्या लगेगी वो आपको पता चल जाएगी। अब एनुअल सेविंग्स निकालो, पुराने बॉन्ड में मान लो एनुअल कॉस्ट आ रही है 1000 और न्यू बॉन्ड में एनुअल कॉस्ट आ रही है 900, तो टैक्स एनुअल सेविंग कितनी है, हर साल 100 रुपये मेरे बच पा रहे हैं, ये हो गई एनुअल सेविंग। मान लो ये बॉन्ड की लाइफ अभी रिमेनिंग 30 ईयर्स है, तो एनुअल सेविंग्स क्या है आपकी 100 रुपये की है, जो कि पूरे आने वाले 30 सालों में आपको हर साल 30 साल तक होगी, 100 रुपीज़ की 30 ईयर्स तक होगी, यानी एनुअल कैश फ्लो सेम है 30 साल तक मिलेगा। तो PV/AF से हम मल्टीप्लाई करके PV कर लेंगे। तो एनुअल सेविंग्स का आप PV कर लो, एनुअल सेविंग्स का अब आपने PV कर लिया, इस पे से आप माइनस कर दो इनिशियल कॉस्ट जो भी हमने निकाली है, इनिशियल कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको माइनस कर देंगे तो अमाउंट अगर पॉजिटिव आता है यानी बॉन्ड डिफेंडिंग बेनिफिशियल और नेगेटिव आता है तो बॉन्ड डिफेंडिंग बेनिफिशियल नहीं है। बस इस स्टेप में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सर जो एनुअल सेविंग को PV कर रहे थे वो कौन सी रेट से PV करेंगे, हम PV करते हैं आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट से, जो आपको क्वेश्चन में मिलेगी। अगर क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट नहीं
नहीं दे रखी है तो जो नए बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट है उसको आफ्टर टैक्स करके पीवी करेंगे, नए बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट को आफ्टर टैक्स करके पीवी करेंगे अगर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट नहीं दे रखी है तो। ये हो गया बॉन्ड रिफंडिंग कंप्लीट। अभी देखो इसके बाद इम्यूनाइजेशन ऑफ बॉन्ड, अभी बस कंप्लीट होने वाला है ये आपका चैप्टर। इम्यूनाइजेशन ऑफ बॉन्ड क्या है, मैंने एक बॉन्ड में 1000 रुपये लगाए, मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे हो सकता है मुझे चाहिए यार 2 साल बाद मेरे को पैसा चाहिए, एक फिक्स पैसा चाहिए मुझे, मान लो 2 साल बाद 1200 रुपये चाहिए, मुझे किसी चीज़ का पेमेंट करने मेरे पास नहीं होंगे तो मैंने आज से सेविंग करने के लिए 1000 रुपये बॉन्ड में लगा दिए। लेकिन हो सकता है मार्केट में अगर YTM वगैरह चेंज हो जाए तो मुझे कम पैसा मिले, पूरे 1200 ना मिल पाए, ये रिस्क होती है। रिस्क क्या हो सकती है, मान लो YTM अभी 10% है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा 2 साल बाद 1200 मिल जाएंगे 1000 लगाऊंगा तो, लेकिन अगर YTM 15% हो गई तो क्या होगा, YTM 15% हो गई तो वैल्यू गिरेगी, यानी प्राइस रिस्क बढ़ेगी, प्राइस रिस्क बढ़ेगी ना, क्योंकि वैल्यू गिरेगी तो प्राइस की रिस्क बढ़ेगी, रिस्क बढ़ेगी, वैल्यू गिरने का मतलब है रिस्क बढ़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हर साल मुझे इस बॉन्ड से इंटरेस्ट भी मिलेगा, मान लो फर्स्ट ईयर मेरे को 100 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, उसे मैं वापस री इन्वेस्ट करता हूँ, हर साल जो आपको मिलता है वो आप री इन्वेस्ट करते हो मैच्योरिटी तक, ठीक है। लेकिन अब जैसे अगर YTM बढ़ेगी तो क्या होगा, मैं अगले साल जो इंटरेस्ट जो मुझे मिलेगा बॉन्ड से इंटरेस्ट इनकम मिलेगी उसे री इन्वेस्ट करूँगा तो नई YTM पे होगा, अभी 10% थी अभी 15% पे, यानी री इन्वेस्टमेंट रिस्क, जो इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करूँगा उसमें मुझे फ़ायदा होगा, ज़्यादा YTM पे इन्वेस्ट होगा ना तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क कम होगी। तो हमेशा ही इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप रहती है, प्राइस रिस्क बढ़ती है तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क कम होती है, री इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो प्राइस कम होती है, ये चलता है। ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ये नहीं भी समझोगे चलेगा, इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो है मेन चीज़। तो हमें क्या करना होता है, इम्यूनाइज करना है बॉन्ड को, तो हमें कम से कम 2 बॉन्ड में पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक बॉन्ड में पैसा लगाते हो तो आप इम्यूनाइज नहीं कर सकते। इम्यूनाइज करने का मतलब है इन दोनों रिस्क को खत्म कर देना, ऑफसेट कर देना, आपस में दोनों रिस्क आपस में ऑफसेट हो जाए ऐसा काम कर देना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए आपको दोनों बॉन्ड में कम से कम 2 बॉन्ड में पैसा लगाना पड़ेगा, कम से कम 2 बॉन्ड में आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके इम्यूनाइज हो पाएगा। तो आपको 2 बॉन्ड सेलेक्ट करने पड़ेंगे, वो कैसे सेलेक्ट करोगे आप, 2 बॉन्ड में कितने टाइम के लिए कैसा पैसा लगाना है। तो आपकी रिक्वायर्ड ड्यूरेशन कितनी है, 2 साल, वो रखो, इक्वल टू फर्स्ट बॉन्ड की ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट बॉन्ड का वेट प्लस सेकंड बॉन्ड की ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय सेकंड बॉन्ड का वेट। दोनों बॉन्ड का वेट ही तो हमें निकालना है, वेट ए और वेट भी, ये हमें पता करना है। और जितने भी वेट होते हैं उनका सम 1 होता है, जनरली 2 बॉन्ड ही दे के रखेगा, ज़्यादा बॉन्ड हो तो उनका भी 1 होगा। तो वेट ऑफ बॉन्ड ए मैंने x माना तो वेट ऑफ बॉन्ड बी क्या हो जाएगा, 1 - x। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ए आप निकाल लोगे, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी आप निकालोगे, रिक्वायर्ड ड्यूरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, वेट ए आपका निकल जाएगा, फिर वेट बी भी निकल जाएगा। इस तरीके से आप इम्यूनाइज कर सकते हो। इस पर एक बार क्वेश्चन आ भी चुका और एक क्वेश्चन अपने पास है भी ऑलरेडी। लास्ट टॉपिक देखो, वैल्यूएशन ऑफ वारंट्स। ये क्या होता है, वारंट्स होते हैं, इसका क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है पर समझो क्या है। वारंट्स क्या है, कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, उसके साथ एक वारंट लगा देती है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास ये इक्विटी शेयर है तो आप में हमने एक वारंट दे दिया, वारंट में लिखा हुआ है कि आप हमारी कंपनी के 5 साल बाद 5 इक्विटी शेयर 50 रुपये की प्राइस पे ले सकते हो, मार्केट में चाहे कुछ भी प्राइस हो, यानी इस वारंट के बदले सामने वाले को 5 इक्विटी शेयर मिलेंगे, ठीक है। तो इस वारंट की वैल्यू कितनी होगी, कितने रुपए में मिलेंगे, 50 रुपये में। मान लो मार्केट प्राइस है 70 रुपये, तो 70 - 50 कितने का फायदा होगा, एक शेयर पे 20 रुपये का। लेकिन ये 20 रुपये का फायदा होगा एक शेयर पे, और एक वारंट के बदले कितने शेयर मिलेंगे, 5, तो 20 × 5, टोटल फायदा कितना होगा, 100। तो इस वारंट की वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपीज़। सिंपल सा है, इजीली आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखो एक और टॉपिक आप देख लो इसमें, ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन का मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया। अब लास्ट एक चीज़ और देख लो, सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी वैल्यूएशन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस, ये थियोरेटिकल चलता है पूरा, जिसमें हम देखते हैं कि किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, हम डिसीजन लेते हैं वाकई में रियल में। तो इसके लिए 2 टेक्निक्स होती है, फंडामेंटल एनालिसिस जो अभी अब हमने समझा था, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में जो हमने समझा था वो था फंडामेंटल एनालिसिस कि कंपनी के शेयर की थियोरेटिकल वैल्यू पता करो। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस कि कंपनी के शेयर का आप पास्ट ट्रेंड देखो, कंपनी के शेयर की प्राइस से पास्ट में कहाँ मूव कर रही थी, पास्ट जो चार्ट्स है कंपनी के उसके बेस पे डिसीजन लो। ये 2 टेक्निक चलती हैं। ये पूरा थियोरेटिकल कंसेप्ट चलता है जो हम थियोरेटिकली अलग से देखते हैं, पर इनका एक प्रैक्टिकल पार्ट भी है। इस चैप्टर में इनका एक प्रैक्टिकल पार्ट भी है, टेक्निकल एनालिसिस का। फंडामेंटल एनालिसिस का प्रैक्टिकल पार्ट सिक्योरिटी वैल्यूएशन में कवर हो गया। टेक्निकल एनालिसिस का प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा सा है, छोटा था, वो अभी हम फटाफट से देख लेते हैं। देखो टेक्निकल एनालिसिस करना है यानी पास्ट जो प्राइसेस का डाटा है, कंपनी की पास्ट प्राइसेस जो थी वो कहाँ मूव कर रही थी उसके बेस पे डिसीजन लेना। तो पास्ट प्राइसेस के डेटा पे डिसीजन लेना हम बोलते हैं उसको डिसीजन यूजिंग डेटा एनालिसिस। वो कैसे करोगे, 2 मेथड्स हैं इसमें, अरिथमेटिक मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अरिथमेटिक मूविंग एवरेज क्या है, पास्ट प्राइसेस, मान लो आपके पास 50 प्राइसेस है कंपनी की पास्ट पिछले 50 दिन की, उनका सम कर लो, डिवाइडेड बाय 50 कर दो, बस ये आ गई एवरेज प्राइस। आपको एवरेज प्राइस पता चल गई तो आपको अब ऐसा बोलोगे कि कंपनी की प्राइस लगभग इसके आसपास होगी। मान लो ये एवरेज प्राइस 110 रुपये आ गई, ठीक है, इसके आसपास होगी, जरूरी नहीं है यही होगी, बस एक हम एस्टिमेशन लगाते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, एएमए की तरह ही है, पर ये वेट, इसमें एक चीज़ का वेट दे देते हैं। वेट किस चीज़ का दे देते हैं,
एक्सपोनेंट का वेट दे देते हैं। ईएमए कैसे निकलेगा, ईएमए क्या करते हैं, प्रीवियस डे का ईएमए लिया और आज के दिन में और प्रीवियस दिन में ईएमए में कितना चेंज आया वो एड या लेस कर देते हैं, तो आज के दिन का ईएमए आ जाता है। अब ये प्रीवियस डे ईएमए तो ठीक है, क्वेश्चन में मिल जाएगा या हमने कैलकुलेट करा होगा। आज के दिन का जो चेंज है वो कैसे पता चलेगा, तो आज के दिन कंपनी के शेयर की मार्केट में प्राइस क्या है वो देखो, एक्चुअल प्राइस, इसमें से माइनस कर दो पिछले दिन का ईएमए, इसमें से माइनस कर दो पिछले दिन जो आपने ईएमए कैलकुलेट करा था, और इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्सपोनेंट से, एक्सपोनेंट एक फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा चेंज इन ईएमए। और इसमें प्रीवियस डे ईएमए कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आज के दिन का ईएमए। एक्सपोनेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो आप कैसे निकालोगे एक्सपोनेंट, 2 डिवाइडेड बाई n+1, 2 डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ पर n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ प्राइसेस यूज फॉर कंप्यूटिंग ईएमए, कि ईएमए को कैलकुलेट करने के लिए हमने कितनी प्राइसेस का यूज में दिया। ठीक है, नो ट्रेडिंग डेज हम कंसीडर नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ इस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, जब स्टॉक मार्केट बंद था उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उन दिन का कोई ईएमए वगैरह नहीं निकालेंगे, कोई चेंज नहीं निकालेंगे। फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा, अगर आपने देखा ईएमए बढ़ता जा रहा है तो यानी मार्केट बुलिश है, प्राइस बढ़ रही है, और ईएमए गिरता जा रहा है, मार्केट बियरिश है, प्राइस गिर रही है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है भी वो आप कर लीजिएगा, एग्जाम में 2 बार आ चुका। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है कि ये थ्योरी होती है, इसको थ्योरेटिकली अपन समझते हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकली देखना है तो थ्योरेटिकली थोड़ा सा बताता हूँ। मार्केट में 3 तरीके की फॉर्म हो सकती है, मार्केट 3 तरीके का हो सकता है, मार्केट एफिशिएंसी की 3 तरीके की फॉर्म होती है, ये थ्योरी बोलती है। एक वीक फॉर्म होती है, एक सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। इनमें फ़र्क क्या है, देखो मार्केट में अगर वीक फॉर्म है, इसका क्या मतलब है कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं, मार्केट में मान लो रिलायंस का शेयर है, रिलायंस के शेयर की भी मार्केट में 1000 रुपये की प्राइस चल रही है, तो और मैं बोलूँ मार्केट वीक फॉर्म में चल रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट में जो लोग रिलायंस का शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, डिमांड या सप्लाई हो रही है, उसी के बेस पे प्राइस डिसाइड होती है। मार्केट में 1000 रुपये की प्राइस उसी के बेस पे आई होगी। तो जो लोग खरीदे और बेच रहे हैं ना रिलायंस का शेयर, उनको सिर्फ रिलायंस के शेयर की पास्ट प्राइसेस की इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बेसिस पे वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बस मार्केट में। अगर मार्केट में सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, यानी मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उन लोगों को पास्ट प्राइसेस की तो इन्फॉर्मेशन है, साथ में उनको रिलायंस की जो पब्लिक डोमेन पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी उनकी बैलेंस शीट, उनके P&L अकाउंट, अर्निंग्स, नेटवर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी उन लोगों को है, और उसके बेसिस पर वो खरीद और बेच रहे हैं। और मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है तो लोगों के पास रिलायंस के शेयर की पास्ट प्राइसेस की इन्फॉर्मेशन है, साथ में उनके पास पब्लिक इन्फॉर्मेशन तो आई, लेकिन रिलायंस की इंटरनल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी है कि रिलायंस का कोई नया अपकमिंग प्लान आने वाला है, कुछ इंटरनल इनसाइडर ट्रेडिंग, वो इन्फॉर्मेशन भी है इनके पास। तो मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है। यानी आप मार्केट में पैसा कब कमा सकते हो, यानी मार्केट अगर वीक फॉर्म में होगा, यानी लोगों के पास कम इन्फॉर्मेशन है, और अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि लोगों ने कम इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिमांड सप्लाई क्रिएट करोगे, उसकी वजह से मार्केट में गलत प्राइस आ रही होगी, आप उस अकॉर्डिंग डिसीजन लेके पैसा कमा सकते हो। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है तो अगर आपके पास प्राइवेट इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल जाए आपको तो आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म है मार्केट में ऑलरेडी, तो आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन, उसके बेस पे डिमांड सप्लाई से एक वैल्यू आई है, प्राइस आई है, तो यानी उससे ज़्यादा प्राइस में कुछ चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती ही नहीं है जनरली, वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाए तो अलग बात है, सब लोगों के पास तो इनसाइडर ट्रेडिंग हो नहीं सकती, तो होती भी नहीं है। मार्केट में जनरली सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है या मेजरली वीक फॉर्म होती है। तो हमें क्या करना है, मार्केट से पैसा कमाना है। मार्केट से पैसा कमाना है तो हमें कौन सी फॉर्म ढूंढनी है, वीक फॉर्म। तो हमें पता कौन सी फॉर्म करनी है, वीक फॉर्म। तो हम क्या पता करना चाहते हैं, क्या मार्केट वीक फॉर्म में है या नहीं है। तो उसको पता करने के लिए एक टेस्ट होता है, रन टेस्ट, उसको हम करके वीक फॉर्म पता कर सकते हैं। तो रन टेस्ट के लिए कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सबसे पहले कुछ पैरामीटर फाइंड करो। सबसे पहला पैरामीटर होता है टोटल ऑफ साइन ऑफ प्राइस चेंजेस आर। आर क्या मतलब होता है, मार्केट कितनी बार टर्न हुआ, यानी प्लस से माइनस कितनी बार हुआ, माइनस से प्लस कितनी बार हुआ, ये पता करो सबसे पहले। इसके बाद पॉजिटिव चेंजेस पता करो, मार्केट प्लस कितनी बार हुआ और माइनस कितनी बार हुआ। तो पॉजिटिव चेंजेस को N1 बोलते हैं, नेगेटिव चेंजेस को N2 बोलते हैं। ये आप पता कर लो, ये 3 पैरामीटर चाहिए, R, N1, N2। इसके बाद आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसे हम म्यू बोलते हैं, जो कि आएगी 2N1 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस 1। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, जो आएगा 2N1 N2 मल्टीप्लाई बाय 2N1 N2 माइनस N1 N2 माइनस N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में N1 प्लस N2 माइनस 1 का अंडर रूट। ये आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर्मूला याद कर लेना। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालनी रहेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालोगे, ये स्टेप वाइज चलते जाना, फाइनल आंसर आपका एकदम करेक्ट आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आता है, टोटल साइन माइनस 1। टोटल साइन कैसे आएंगे, N1 प्लस N2 माइनस 1, ये आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर आपको लिमिट्स पता करनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट आएगी म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय टी, और लोअर लिमिट आएगी म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय टी। टी का मतलब है जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, जैसे टी टेबल होती है। तो टी टेबल में आपको वैल्यू ढूंढनी होती है किसकी, एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस लेवल पर और डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने निकाल लिया, सिग्निफिकेंस लेवल आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि 5% सिग्निफिकेंस लेवल है। सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब है कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है। तो हमने मैक्सिमम एरर सोची कि हमें बस मैक्सिमम एरर 5% लेके चलनी है।
तो आपको बोलेगा कि 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर टी टेबल की वैल्यू में ढूंढो। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बोला 20, आपने कैलकुलेट कर लिया, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 20, तो 5% सिग्निफिकेंस लेवल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 है। अब इसकी वैल्यू टी टेबल में ढूंढो, तो आप टी टेबल में वैल्यू ढूंढ के इधर लिमिट्स में लगा दोगे, आपकी लिमिट्स आ जाएंगी। अब जो आपने आर निकाला था, जो आपने सबसे पहले पैरामीटर में आर निकाला था, वो अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों के बीच में आ जाए तो यानी मार्केट वीक फॉर्म में है, और अगर इन दोनों से बाहर आ जाए यानी जो लिमिट है, लिमिट्स की रेंज से बाहर चला जाए आपका, तो यानी मार्केट वीक फॉर्म में नहीं है, आप ट्रांजैक्शन मत करो। और अगर आर इन दोनों लिमिट्स के अंदर इंटरनल रेंज में आ जाए यानी मार्केट वीक फॉर्म में, आप ट्रांजैक्शन कर लीजिए, आप पैसा कमा लोगे। चलिए, ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया। सिक्योरिटी एनालिसिस में जो प्रैक्टिकल पार्ट था वो रिवाइज करा दिया। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने ऑलरेडी एक बार लेक्चर्स बनाए थे। बाकी अगर मुझे लगेगा तो सभी चैप्टर्स का थ्योरेटिकल का अलग से एक रिवीजन करा दूंगा, जो थियरी आपके एसएफए में पूछी जाती है। तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। न्यू और ओल्ड कोर्स दोनों के लिए था ये रिवीजन लेक्चर, तो दोनों में ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब आप इसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।